विचार मन में कैसे आया? जीवन में ऐसी क्या एक घटना होगी थी जो हिंदुस्तान से आपका दिल भर गया काम से, मैं बाहर जाके काम करूं? और खासकर जो ड्राइवर है तो वो क्या करते हैं कि गाड़ी अपनी तभी स्टार्ट करते हैं, पहले 100 बार अपने कफील को गाली देते हैं। कोई ऐसी घटना ऐसी हुई आपके बीच में जो उसने ऐसे परेशान करना स्टार्ट कर दिया? तो सऊदी में वो इलीगल तरीके से पैसे को इधर से उधर कर रहा था, उस केस में पकड़ा गया था, 15 साल की सजा दी गई थी। उस टाइम पे ये पता था कि अगर मैंने चोरी का लिए बोल दिया मेरे ऊपर कुछ और कार्रवाई? हाँ, ये बताई थी ये बात किसी ने? अब बोलना मत। ये बात बताई नहीं थी। राम राम जी, मैं विकास रापड़िया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पुराना हरियाणा पे। और आज हमारे साथ हैं भाई रागिब मलिक, और आज बात करते हैं उनसे। वो एक बार कुछ काम के सिलसिले में, जैसे हमारे हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं विदेश में काम करने के लिए, वो भी एक बार सऊदी अरब गए थे। तो सऊदी की उनकी जो स्टोरी थी जीवन की, वो इतनी ज़बरदस्त स्टोरी थी कि आप उनकी स्टोरी सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और उनका एक मैसेज, वो अपने मुंह से मैसेज देंगे कि भाई आगे मतलब सऊदी किसी को बाहर जाना चाहिए काम के लिए, किसी देश में अपने देश को छोड़ के जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अच्छा भाई ये बताओ रागिब जी, विचार मन में कैसे आया? जीवन में ऐसी क्या एक घटना होगी थी जो हिंदुस्तान से आपका दिल भर गया काम से, मैं बाहर जाके काम करूं? हिंदुस्तान से दिल नहीं भरा था। मसला ये था कि आपको पता है कि हमारे देश में नहीं बल्कि वर्ल्ड में एक बीमारी आई थी जिसको कोरोना बोलते हैं। और जब कोरोना आया तो ज़्यादातर लोगों के कारोबार ठप हो गए थे, तो उसी सिलसिले में मेरा कारोबार भी ठप हो गया। क्या कारोबार था आपका? मैं लकड़ी का काम, फर्नीचर का काम करता था हिमाचल में। अच्छा। हिमाचल में काम करता था, लेकिन फिर जब कोरोना आया तो सारे लोग घरों पर बैठ गए। फिर मैं दोबारा हिमाचल गया, लेकिन वहाँ काम उस हिसाब से चल नहीं पाया। तो लोगों ने राय दी कि भाई एक बार विदेश जाकर ड्राइवरी में कर लेता था। तो क्या ड्राइवरी का वीज़ा लगवा दो, ड्राइवर को आसानी होती है। तो ड्राइवरी के सिलसिले के चक्कर में मैंने कहा ठीक है यार, सऊदी अरब का वीज़ा लगा लेते हैं। कितने लोगों से मिले आप वहाँ मतलब सऊदी जाने के लिए? कितने लोगों से मिले जिन्होंने आपको वहाँ के लिए इंस्पायर किया कि भाई जाना चाहिए, अच्छी जगह है? तकरीबन कम से कम मैं 100 से 150 लोगों से मिला, और उन लोगों ने मुझसे यही बोला कि नहीं ठीक है आ जाओ। और हमारे एक भाई थे, तो वो सुना 10-12 साल हो गए उनको वहाँ रहते हुए, तो कभी उन्होंने भी नहीं बताया कि ऐसा होता है। तो क्योंकि वहाँ से आदमी जब आता है तो यहाँ इंडिया में आने के बाद वो तारीफ़ ही करता है कि साहब नहीं बड़ा अच्छा होता है, कि दिक्कत नहीं होती है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आदमी बुराई नहीं बताता वहाँ, क्योंकि कितने भी बुरे हाल में आए 90% लोग, मैं आपको एक बात बताऊँ कि 90% लोग जो सऊदी के अंदर जॉब करते हैं, और ख़ासकर जो ड्राइवर हैं, तो वो क्या करते हैं कि गाड़ी अपनी तभी स्टार्ट करते हैं, पहले 100 बार अपने कफील को गाली देते हैं कि साले ने फिर ड्यूटी लगा दी। कफील किसको बोलते हैं? कफील वहाँ बोलते हैं जो जिसके अंडर में आप काम करते हैं। ओके। जो इसने आपको बुलाया हुआ होता है उसको कफील बोलते हैं। तो 100 बार ये अपने जिसको लेकर जाते हैं, या मैडम की ड्यूटी कर रहे हैं, तो बंदा गाड़ी बाद में स्टार्ट करता है तो पहले 100 बार गाली देता है, कहता है इसको इतनी रात में भी चैन नहीं है, अभी मैं ड्यूटी से आया हूँ, अभी मदरसे से आया हूँ, अभी खाना भी नहीं खाया। यानी कि वो इतना टाइम नहीं देते हैं कि बंदा के बेचारा चैन से टॉयलेट चला जाए। ये आलम है वहाँ का। तो मुझे भी मेरे भाई ने बोला कि भाई सऊदी चले जाओ, तुम्हारा कारोबार ठप है, तो वहाँ पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो हमारे एक, तो मैंने कहा वीज़ा वूजा कैसे मिलेगा? तो दिल्ली में एक मजहर भाई करके एक एजेंट है, उनके थ्रू हमने वीज़ा लगवाया था। लेकिन वो बढ़िया आदमी, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि भाई ये आपकी किस्मत है, वहाँ पर जाने के बाद आपको कैसा व्यक्ति मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं बता सकते। हमारे पास ऑनलाइन वीज़ा आते हैं, ऑनलाइन वीज़ा आया है, हम आपको भेज सकते हैं, आपको जाना है तो चले जाइए, नहीं जाना है तो कोई दूसरा वीज़ा देख लेंगे, लेकिन गारंटी किसी की नहीं होती। तो उन्होंने ये बात बोल के और वीज़ा लगा के तकरीबन 85,000 रुपये में मेरी उनकी बात हुई थी। सारा खर्चा 1 लाख रुपये आ गया था वहाँ जाने का। वहाँ पहुँचने के बाद करीब 1-1.5 महीना तक तो ठीक चला, 2 महीने तक। पहला महीना हुआ तो उनने 1500 रियाल मेरी सैलरी जो थी वो तय थी। आपने क्या काम किया वहाँ पे? वहाँ ड्राइवरी की मैंने। अच्छा ड्राइवरी। कौन से सन में गए आप? मैं सन 2022 में गया था। अच्छा 2022 में गए आप। तो जैसे आप एयरपोर्ट पे उतरे
हाँ जी। तो जो लैंग्वेज है हाँ जी। तो वो आपको आती थी? नहीं, मुझे लैंग्वेज नहीं आती थी। मैं जब एयरपोर्ट से उतरा तो मैं इंग्लिश जानता था। और दूसरी चीज़, वहाँ पर हमारा एक दोस्त था, तो उसने नंबर दे दिया था अपना, और बोले अपने जो तू जिसके पास जा रहा है उसका नंबर लेकर आना, जैसे तू एयरपोर्ट पहुँचेगा तो मैं उसको फ़ोन कर दूंगा, वो तुझे एयरपोर्ट लेने के लिए पहुँच जाएगा। अच्छा, एजेंट ने हमारे फ़ोटो दिखा दिया था कि तुम्हारा कपिल ही है, यही तुमको रिसीव करने के लिए आएगा। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने भाई को कॉल की, मैंने कहा आप उससे अपनी अरबी भाषा में बोल दो कि भाई बंदा आ गया है आपका, और उसे जाके रिसीव कर लो। तो उन्होंने उसको कॉल की, वो तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद वहाँ पहुँच गया था। उसने गाड़ी में बिठाला है मुझे, और वो इतना भयानक था कि तकरीबन 7 फीट उसकी लंबाई थी, और पूरा ब्लैक, काला। पूरा ब्लैक। उसके होंठों पे जैसे जल नहीं जाता है आदमी तो वो दाग हो जाते हैं उसके होंठों पे, ऐसे दाग। मैं तो उसको देख के घबरा गया, मैंने कहा ये इंसान ही है। नहीं मतलब वो वहाँ वहीं का रहने वाला था, या जैसे नाइजीरिया के होते हैं लंबे लंबे काले काले? वहीं का रहने वाला था, सऊदी था। अच्छा, दाढ़ी वाड़ी उसकी? हाँ, दाढ़ी, हल्की हल्की दाढ़ी रखी हुई थी, मूंछ कटी हुई थी? हाँ, मूंछ कटी हुई थी। तो उसके बाद उसने मुझे गाड़ी में बिठाला, और गाड़ी में बिठाने के लिए उसके एयरपोर्ट से करीब 100-150 किलोमीटर कोई जगह थी, वहाँ पर उन्होंने रोका, और वहाँ से उन्होंने मेरे लिए खाना वाना लिया और जूस वूस पिलवाया। उसके बाद मुझसे बोला अभी 2 घंटे यहाँ आराम कर लो, फिर जहाँ तुम्हारी ड्यूटी है वहाँ ले जाएंगे। वहाँ 2-2.5 घंटे आराम किया, फिर गाड़ी निकाली उसने, फिर वो मेरे को लेकर चला गया। ठीक है, 2 महीने तक तो मेरा सब कुछ ठीक ठाक चला। गाड़ी कौन सी थी आपके पास चलाने? मुझे इनोवा दी थी उसने। अच्छा, काम क्या रहता था? काम बस ये था कि सुबह को उठना और बच्चों को सबको स्कूल छोड़ कर आना। 5 बच्चे थे, 5 के स्कूल अलग थे, तो स्कूल छोड़ते छोड़ते मुझे सुबह 5 बजे उठता था मैं, तो 5:30 बजे तक 5:30 बजे मैंने गाड़ी स्टार्ट कर देनी थी, और मैं 6 बजे निकलता था। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि गाड़ी हमारी जो है आधा घंटा पहले स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करके एसी चला के, क्योंकि गर्मी बहुत होती है तो आधा घंटा गाड़ी को ठंडा करने में लग जाता है, तो एसी चला के छोड़ दिया जाता था, और फिर मैं वहीं बैठ के उनका वेट करता था। वो लोग आते थे, फिर सबको 5 बच्चे उनको स्कूल छोड़ना, स्कूल छोड़ के फिर तकरीबन 8, 8:30, 9 बज जाते थे आके, क्योंकि 5:30 बजे बंदा उठा हुआ होता है तो कुछ खाना पीना तो होता नहीं था क्यों। और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके पहुंच गए अपने कमरे, फिर नहाना धोना करके 10 बजे फिर एक लड़की की छुट्टी होती थी। 10, उसी की? हाँ, उसी की। उसको लेकर आना, यानी कमरे पर आए और नहा के तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर देनी, फिर उस लड़की को लेकर जाना, फिर उसके बाद लड़की को छोड़ना, फिर आधे घंटे के बाद उसकी माँ को लेने जाना। वो मैडम थी। रात को? नहीं, दिन में ही। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद उसको ला के छोड़ना। कभी ऐसा भी होता था, वो कहती थी कि ये पास में मार्केट है, यहाँ रुक जा। तो इस हिसाब से क्या होता था कि मैडम को ला के छोड़ा, फिर उसके बच्चों को लाने का टाइम हो जाता था। बच्चे ला के छोड़े, आए अपने कमरे पर, कुछ खाए पिए, इतनी देर में फिर वो कह देती थी। खाना अपने आप बनाते थे ये? हाँ, खाना अपने आप बनाना पड़ता था। अच्छा, परिवार कैसा था? फैमिली कैसी थी वो? फैमिली बहुत बुरी थी वो। अच्छे थे? हाँ, अभी आप सुनेंगे, मैं बताऊंगा उनके बारे में। तो उसके बाद जब वो मैं खाना वाना खा के और बस 5-7 मिनट लेट पाता था, इतनी देर में फ़ोन आ जाता था कि भाई दुकान पर जाना है, बच्चों को चीज़ दिलवा के लेकर आनी है। यानी कि मस्जिद, इतना बुरा हिसाब किताब था कि ये आपका घर है और ये मस्जिद है, तो मस्जिद में बच्चे जाएंगे तो वो मेरे को 1 किलोमीटर फ़ोन करेंगे कि घर पर आओ, अजान हो गई है, बच्चों को नमाज़ पढ़वा के लेकर आनी। तो मैं कहता था घर के बिल्कुल जस्ट बराबर में एक घर छोड़ के मस्जिद। कारण क्या है उस चीज़ का? कारण कुछ नहीं, बस परेशान करना कि तुम हमारा गुलाम है, नौकर है। वो कहते हैं। ये कब से स्टार्ट हुआ? ये 2 महीने के बाद से स्टार्ट हो गया था। कोई ऐसी घटना ऐसी हुई आपके बीच में जो उसने ऐसे परेशान करना स्टार्ट कर दिया? हाँ, घटना, यानी कि जब आपको लगता था कि ये अब मैंने ये कर दिया, इसके बाद ये चीज़ स्टार्ट होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं जब 4था महीना मेरा स्टार्ट हुआ, जब 4 महीने हुए, तो वो लड़के ने एक बार मुझसे गाड़ी मांगी। जो उसका बेटा था, करीब उसकी उम्र रही होगी 14-14 साल, गाड़ी चला लेता था वो। तो उसने मुझसे, मैं गाड़ी चला रहा था, उसने मुझसे गाड़ी मांगी, मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा देख भाई। क्या बोलता था वो? कौन सी भाषा? वो मुझसे बोला मोहम्मद अना सूख से ही आ रहा, बोला मैं गाड़ी चलाऊंगा। तो अच्छा। मैंने कहा ला अंत माफी सूख।
अनासवाग। मैंने कहा तू मत चला, मैं ड्राइवर हूँ तो मैं ही चलाऊँगा। और फिर मैंने उसको बहुत बातें बोली। मैंने कहा साहब भाई, जब वो ज़्यादा जिद करने लगा, वो मुझे गाली फकड़ी देने लगा। बोला अंता कल्ब, तू कुत्ता है, हुमार तू गधा है, यानी कि वहाँ की गालियाँ भी बस यही होती हैं। अच्छा। उसने मुझे बहुत सारी गालियाँ दी और मेरे ऊपर चढ़ गया। उनने ऑटोमेटिक गाड़ी थी, तो वो क्या किया, उसने बोला गाड़ी रोक। मैंने गाड़ी रोकी और उनने मेरा गिरेबान पकड़ा। 14 साल का बच्चा, चाहे उसको मार सकते नहीं, वहाँ कानून बढ़ा सकते हैं। और लोगों ने बताया था कि लड़ना झगड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ना बहुत बड़ा जुर्म है यहाँ। मैं गाड़ी से उतरा और बहुत जबरिया गाड़ी पे मेरी सीट पर आके बैठ गया, मुझे उधर बराबर से बिठा दिया। और फिर उसके बाद उसने वो गाड़ी, जरा सा बच्चा 125 130 इतनी स्पीड से गाड़ी चला रहा था। मैंने, या मोहम्मद सोई, मैंने थोड़ा आराम से चल। तो वो मुझसे बोला उसको खामोश बैठ। मैं खामोश बैठ गया। मैंने भाई तू बस आज घर पहुंचा दे कैसे करके, और मैं घर पहुंच जाऊं, बस तू आज पहुंचा दे। वो घर पर आया है, 1-1.5 घंटा पूरे अलहसा में घूमा है, जहाँ जहाँ उसको जाना था। और गाड़ी की स्पीड 120 से नीचे नहीं आई। मैंने उसकी माँ से शिकायत करी, तो उसकी माँ ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर दूसरे दिन उन्होंने फिर वही हरकत की। अच्छा, वो बच्चा जो था, वो पता नहीं उसकी माँ उससे क्यों डरती थी, यानी कि वो अपनी माँ को भी उल्टा सीधा बोल देता था, तो वो सहम जाती थी उसकी माँ। तो कोई बात नहीं, उसके बाद उनने दूसरे दिन भी वही हरकत की कि गाड़ी मुझे दे। मैं दे दी। मैंने कहा खाली फक्कड़ी बकेगा, मैं दे दी। वो लेकर आया। फिर मैंने उसके बाप को फ़ोन किया, उनने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ा। उस टाइम मुझे अरबी बहुत कम आती थी। मैंने इंग्लिश में उसको मैसेज, बुड्ढा मेरा जो था, कफील जो था, वो इंग्लिश बड़ी अच्छी तरीके से जानता था। मैंने कहा तेरा लड़का जो है 120 125 की स्पीड में गाड़ी चलाता, बीच रास्ते में मुझसे गाड़ी ले लेता, कल को कोई बात हो जाती है तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मेरे साथ गाली गलौज करता है। हाँ, मेरे साथ गाली गलौज करता है। उनने क्या किया, उसके बाप ने उस लड़के को डांट दिया और डांटा और एक आध थप्पड़ उप्पड़ मार दिया होगा कुछ भी। तो उसकी माँ मुझसे बोलती है कि तूने इसकी शिकायत इसके बाप से क्यों की। तो मैंने कहा ये मेरे साथ रोड डेली कर रहा है, कल को कोई हादसा हो जाता है तो तुम लोग किसको पकड़ोगे, मुझे पकड़ोगे ना। कोई बात नहीं। तो वो लड़का इतना हरामीपन दिखाने लगा। उसके बाद क्या करता था कि जैसे कि मान लो मुझे आपने बोला कि भाई फला जगह जाना है, मुझे पता है वो जगह कि हाँ आप वहाँ जाने के लिए बोल रहे हैं, तो वहाँ क्या वो रास्ता बताता था, या अल्लाह रो यमीन या अल्लाह रो हिसार। तो मैं कहता था भाई तू खामोश रहा, मुझे पता है कि तुझे कहाँ जाना। जहाँ मुझे नहीं पता तो मैं वहाँ पूछूंगा कि भाई मुझे रास्ता बता। तो वो क्या करता था, जैसे मुझे पता भी है तो अब मैं चल रहा हूँ, आपने बता दिया कि मैं फला जगह मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या, अब 4 लाइन है, 4 लाइन पर मैं चल रहा हूँ, बीच वाली लाइन में। अब यहाँ पर एक मोड़ आया तो बोल देगा जैसी मोड़ से 10 मीटर पहले बता यहाँ को मोड़। कैसे मोड़ देगा आदमी गाड़ी। और अगर मैं सीधा निकल गया तो फिर गाली देने लगता। मैं बड़ा परेशान। मैं कितने दिन चलाई है गाड़ी? 9 महीने चलाई। ये ड्रामा कितने दिन चला उस लड़के का? उस लड़के फिर एक दिन उसने सबसे बड़ा कांड ये किया कि जैसे कि गाड़ी के अंदर हॉर्न है, अब कोई बंदा गाड़ी बैक कर रहा है या मुझको साइड चाहिए तो मैंने हॉर्न मार दी 1-2 बार। उनने क्या किया कि ये हॉर्न क्यों मारा, उनने वो उसके अंदर एक क्लिप लगा रहता हॉर्न वाला, उनने वो निकाल के घर के अंदर रख दिया। मैंने उसकी माँ को बोला, मैंने कहा मुझे इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है हॉर्न की, इनने ये कर दिया। तो बोली माँ आदरी, यानी मुझे नहीं पता उनने क्यों करा, तुझे गाड़ी ऐसे ही चलाना पड़ेगी। वो उसका पक्ष कर रही है। भाई मैं बहुत बर्दाश्त किया। होते होते 6 महीने हो गए तो हमारे एक दोस्त थे बरेली के, आरिफ भाई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ भाई इकामा उकामा, मैंने इकामा बनवा दिया है, पासपोर्ट उनने मेरा ले लिया है। तो बोलते एक काम करो, तुम्हारे पास जो गाड़ी है उसके कागज उगज हैं तुम्हारे पास? तो मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है। तो वो जानकार आदमी थे, करीब 7-8 साल से वहाँ रह रहे थे। तो बोले तुम्हारी गाड़ी के कागज नहीं है, ना इसका इस्तेमारा है ना फास है, यानी कि फास बोलते हैं जो अपनी गाड़ी आरटीओ में जाती है फिटनेस के लिए, उसको फास बोलते हैं। और इस्तेमारा वहाँ के कागजों को बोलते हैं। तो बोले ना इस्तेमारा है ना फास है, और रागिब कहीं ड्राइव लाइसेंस बन गया तुम्हारा? मैंने कहा ड्राइव लाइसेंस नहीं।
बोले भाई पहला काम, सबसे पहला काम, कुछ करो मत करो, ड्राइव लाइसेंस बनवाओ। बोले खुदा ना खास्ते अगर तुमसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर ड्राइव लाइसेंस है तो थोड़े बहुत चांस बनते हैं बचने के, अगर ड्राइव लाइसेंस नहीं है और एक्सीडेंट हो गया, कोई बंदा मर गया, तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर कहलाया जाएगा सऊदी के अंदर, कि ये बंदे को गाड़ी चलाना नहीं आती थी और ये गाड़ी चला रहा था, इनने जानबूझ के बंदे को मार दिया, उसमें तुम्हें अपनी जान देना पड़ सकती है। जब उन्होंने ये बात बताई तो मैं तो बहुत टेंशन में हूँ। जब तक आपको रूल रेगुलेशन पता नहीं थे वहाँ के? ना, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी हो सकता है। मैंने मेरा वीज़ा, मुझे ये पता मेरा वीज़ा जो है वो ड्राइवरी का है। तो फिर 2-3 दिन के बाद मैंने अपनी मैडम को बोला, मैंने कहा मैडम अना इबगा रुखसा, तो मैंने कहा मुझे ड्राइव लाइसेंस चाहिए। तो बोली ला अंता मालूम आना सवा है ना, अना माफ़ी आतनी रुखसा। कह रही है मेरे पास 60 ड्राइवर काम कर चुके हैं और मैंने किसी का लाइसेंस नहीं बनवा कर दिया, तो तेरा क्यों बनवा कर दूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तू लाइसेंस नहीं बनवाएगी, अगर मान ले कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो कह रही अंता मसूल, इसका जिम्मेदार तू होगा। ये तो सरेआम मौत होगी। और वहां तो भाई को आदमी मर जाए तो वो तो साथ मार देंगे। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि फिर मैंने उसको यहाँ पर फांसना चाहा। मैंने कहा अच्छा मैडम जी एक बात बताओ, कल को यहाँ चेक इन होती है और इसका चालान कटता है। तो बोली ना चालान कोई नहीं काटता, उस चीज़ की टेंशन ना ले। वो वक्त की बात 7 महीने गुजरे थे मुझे वहाँ काम करते हुए। एक दिन वहीं कमरे से थोड़ी सी दूर पे चेक इन चल रही थी और मैं इसको छोड़ कर आ रहा था मदरसे से। तो जैसे ही मैं रोड क्रॉस किया हूँ और वहीं पर पुलिस वालों ने मुझे हाथ दे दिया, और हाथ दिया मैंने गाड़ी रोकी तो बोला जीप रुखसा, पुलिस वाला बोला। तो मैंने कहा मेरे पास लाइसेंस नहीं है। बोला तो फिर इकामा दे अपना। मैंने इकामा दिया, उसने क्या किया मेरे इकामे पे चालान काट दिया। इकामा क्या? यानी जो वहाँ की आइडेंटिटी है, अच्छा, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड। तो उन्होंने मेरे इकामे पे, अच्छा एक कंडीशन सबसे बुरी ये है कि आपके इकामे पे चालान लगा है तो आपको ही भरना है। तो उन्होंने मेरे इकामे पे चालान काट दिया। अब मैं जब वो चालान काटा तो मैडम को बताया, तो मैडम बोलती है ठीक है तो उससे मेरे आदमी से बात करना। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, 1000 रियाल का चालान कटा है। तो वो बोलता मैं नहीं भरूंगा। मैंने कहा फिर कौन भरेगा, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी तो नहीं है ना भाई। यहाँ के मसूल तुम हो, यहाँ मुझे कोई नहीं जानता, ना मुझे रूल ऑफ रेगुलेशन मालूम है। तो वो बोलता है ना मैं नहीं भरूंगा, जितने भी चालान कटेंगे तू भरेगा। तो मैंने कहा ऐसे तो मेरे 2 चालान कट गए महीने के, तो तुम मुझे घर से पैसे मंगा के देना। सैलरी कितनी है? 1500 रियाल सैलरी थी। 1500 सैलरी तय हुई थी। 2 महीने तक तुमने 1500 दी है, उसके बाद 1300 रियाल देता था। बोलता था कि 200 रियाल मैं तेरे कमरे के काट रहा हूँ। मैं उस पर भी राजी हो गया, मैं काम करने के लिए गया था, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि चालान मैं नहीं भरूंगा। मैंने ठीक है आपको नहीं भरना मत भरो, लेकिन आप एक काम करो, मैं ये चालान भर देता हूँ, आप मुझे एग्जिट लगाओ, घर भेज दो, खुरुई लगाओ और मुझे घर भेज दो। तो बोलता है ना मैं घर नहीं भेजूंगा। तो मैंने कहा भाई तो फिर चालान भर या ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के दे, कुछ तो कर। तो बोला मैं कुछ नहीं करूँगा, चालान भी तू ही भरेगा। तो मेरे एक भाई हैं, उसकी हेलो हाय होने लगी थी। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने भाई ऐसी ऐसी बात है। तो वो बोलता है उनसे एक काम करो, उससे 3000 रियाल दिलवा दो। यानी कि 3000 रियाल का मतलब हो गया 66,000 रुपये। उनसे बोला 66,000 रुपये दिलवा दो। मुझसे बोला मुझे चाहिए तुझसे इंडिया के 5 लाख रुपए। पहले मुझसे बोला 5 लाख रुपए चाहिए। आपका जो जानकार था? ना, जो कबील था मेरा, जो सऊदी था, वो मुझसे बोला 5 लाख रियाल दे मैं तुझे घर भेज दूँ। वो 5 लाख रुपए दे मैं तुझे घर भेज दूंगा। तो मैंने साहब मेरे पास 5 लाख रुपए होते तो मैं यहाँ आता। तो मैंने फ़ोन लगाया अपने भाई को, मैंने कहा भाई ये 5 लाख रुपए मांग रहा है। तो बोला ठीक है मैं बात करता हूँ और मैं उससे बोलूँगा कि इसको घर भेज दो। उनने बात करी तो वो बोलता है उससे कि 3000 रियाल दिलवा दे, 5 लाख नहीं 3000 रियाल दिलवा दे। 3000 रियाल ये मुझे दे देगा, मैं इसको भेज दूंगा। तो मैंने कहा भाई मेरे पास 3000 रियाल भी नहीं है, मैं कहाँ से दूँ 3000 वो दूँ, 1000 का फिर चालान भरूँ। और अगर तुम्हारे काम पे चालान है तो अगर कपिल एग्जिट भी लगा देगा आप घर नहीं जा सकते, एयरपोर्ट पर रोक लेंगे कि साहब पहले चालान भरो उसके बाद इंडिया जाओगे।
मैं क्या ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर उसके बाद फिर कर्रा दिल करके मैंने कहा यार 2 साल का एग्रीमेंट है, 2 साल के बाद तो मैं हकदार हो जाऊंगा कहने का कि भाई एम्बेसी चला जाऊंगा या कहीं पे भी चला जाऊंगा, किसी सरकारी महकमे से प्रेशर डलवा के मैं चला जाऊंगा। लेकिन 2 साल मुझे काटने पड़ेंगे। कैसे करके काटने हैं, अगर ज़िंदगी बच गई तो काट लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। रात को नींद आनी बंद हो गई थी? नींद सोने ही कहाँ देते थे वो। अच्छा। हाँ मुश्किल से 3 घंटे सोने को मिलता था मुझे। सारी रात काम कराते थे? सारी रात काम क्या कराना हो, जैसे कि उधर मदरसा 2-3 बजे तक तो बच्चों को स्कूल से ला कर छोड़ना, फिर खाना पीना खाना, 4 बज गए। 5 बजे के बाद उसका एक बेटा है वो फुटबॉल खेलने के लिए जाएगा, किसी भी ग्राउंड में जाएगा, मुझे वहीं खड़े रहना है, गाड़ी में बैठे रहना है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस 50-55 डिग्री के टेम्परेचर में मुझे गाड़ी के अंदर एसी चलाने की इजाज़त नहीं थी। और सऊदी के अंदर आप जो सऊदी रहते हैं जब उनसे पूछेंगे तो कोई पेड़ नहीं होता है, खजूर के पेड़ होते हैं जिनके नीचे छाँव नहीं होती है। मैं गाड़ी के अंदर धूप में बैठा रहता था। दोपहरी कई बार ऐसा हुआ कि पूरी दोपहरी मुझे गाड़ी में बैठ कर काटना पड़ी है। अगर मान लो कोई मस्जिद है तो मैं वहाँ जाकर बैठ गया हूँ कि चलो वहाँ छाई है या एसी उसी चल रहा होगा, मस्जिद के अंदर जाकर बैठ जाता हूँ, तो मैडम आके 70 बार सुनाती थी कि तू क्यों गया था वहाँ। तो उससे कहा था कि गाड़ी में हम तेरे बाप के नौकर नहीं है कि यहाँ पर खड़े होकर तेरा इंतजार करेंगे, जितनी देर में तुझे फ़ोन करेंगे इतनी देर में हमारी गाड़ी कहाँ से कहाँ पहुँचाएगी हमें, इस तरीके से। तो उसके लड़के को लेके जाना, 4 बजे वो फुटबॉल खेलने जाएगा। वही जो गाड़ी चलाता था? ना छोटा वाला। अच्छा। वहाँ बैठे हुए हैं, अगर वो फुटबॉल खेल रहा है फिर उसकी माँ का फ़ोन आ गया कि नहीं मुझे अर्जेंट चाहिए, तो कई बार बोलेगी कि उसको साथ में लेकर आ। तो वो लड़का भी इतना हरामी है कि मैं उसको बोलता हूँ कि चल नहीं मुझे, और तो वो उधर वो परेशान कर रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा, उधर उसकी माँ फ़ोन कर करके रेड़ मारी पड़ी, तू आया क्यों नहीं। मैं कहता तेरा, मैं वो बोलती मेरी बात करा तो वो मेरा फ़ोन उठा के फेंक दे रहा है कि मैं बात नहीं करूँगा। बड़ी जान चक्कर में, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वो टाइम जैसे तैसे करके गुजारा। फिर रात को उनका क्या है कि 9 बजे अपने तैयार हो जाएंगे, आज उसके यहाँ दोस्त के यहाँ जाना है, आज फला बहन के यहाँ जाना है, आज उसके यहाँ जाना है। तो क्या करेंगे, वहाँ 9 बजे निकली, 12 बजे तक वहाँ बैठेंगे। 11-12 बज गए, फिर वो उनको ला के छोड़ देना उनके घर पर। अब हम जाएंगे, खाना बनाएंगे, खाएंगे, फिर कितने टाइम सोएंगे, सुबह को 5 बजे फिर उठना है। आदमी कई घंटे सोएगा? नरक होगी ज़िंदगी नरक हो गई। फिर उसके बाद 8 महीने जब गुजरे हमारे उसके पास काम करते हुए, हमने जैसे तैसे करके गुजार दिए 8 महीने। फिर उसके बाद रमज़ान का महीना आ गया। रमज़ान का महीना चल रहा था, तो उसमें क्या है थोड़ा बहुत सुकून मिल जाता था क्योंकि उन लोगों की छुट्टियाँ हो जाती हैं। फिर एक दिन, जो तुम्हारा कमरा था उसमें एसी था? हाँ एसी था, मस्जिद के अंदर कमरा था, अलग किराए पर लिया हुआ। तो जिस दिन ईद होती है, ईद से 2 दिन पहले की बात है कि मैडम का फ़ोन आता है और बोलती है कि मुझे मार्केट जाना है। ये बात रही होगी शाम के 4 बजे की। 4 बजे हम लोग मार्केट निकलते हैं और जो खाने का टाइम था, मेरा भी फास्ट था, तो खाने का टाइम उस टाइम 6:30 का था। 4 बजे गए और 4 बजे से 6 बजे तक उनने जब शॉपिंग करी, और मैं क्या आधा घंटा बचा है, जाना भी है, चलो 10 मिनट की रास्ता, 20 मिनट फिर भी मिल जाए। 6 बजे वो निकल कर आती है, रास्ता में बोलती है कि दुकान पर रोक, मुझे शरबत बनाने के लिए रूह अफ़ज़ा चाहिए। मैं वहाँ रोका, उसने रसना लिया है अपना, और फिर यानी कि जब मैं उसके घर पर पहुँचा हूँ तो 8-9 मिनट खाने के रह गए थे। पूरा दिन बंदा फास्ट है और कहाँ, पूरा सऊदी की गर्मी, ठीक है। ड्यूटी की थी उस दिन, मैंने दिन में भी ड्यूटी की थी। तो मैं गाड़ी बंद करके उतरा और मैं जाने लगा। अच्छा, उसका एक कंडीशन ये थी कि गाड़ी उसके दरवाजे के सामने ही खड़ी रहेगी, गाड़ी मुझे नहीं देती थी वो। मैं जाने लगा, इतनी देर में वो बोलती है कि दुकान पर चला जाए। मैं बोल रहा कि दुकानें इस टाइम सारी बंद हैं, इस टाइम सारी दुकानें बंद हो गई हैं, इस टाइम कोई दुकान नहीं खुली होगी क्योंकि टाइम हो चुका है पूरा। तो बोलती है ना तू दुकान पर जा, मुझको दही ला के दे। बोली ना एक का जवाब दी, मुझे दही चाहिए। तो मैंने कहा तुझे दही चाहिए भाई, मेरा टाइम हो रहा है। तो बोली ला माँ आदरी, कह रही मुझे नहीं पता है।
फिर मैंने गुस्से में गाड़ी स्टार्ट करी और पूरा पैर एक्सीलीटर पर रख कर उसके सामने से ही लेके गया। यार भाई किसका दिमाग नहीं खराब होगा, जो बंदा पूरा दिन फास्ट है और टाइम हो चुका है और तू कह रही है कि दुकान पर जाओ। मुझे पता है कि जब वहां पहुंचा तो वाकई में ही दुकानें बंद हैं। उसका लड़का देख रहा है कि दुकान बंद है, फिर भी उसके गेट पर जाके खड़ा हुआ है। मैंने उसको आवाज़ दी कि मैंने भाई मेरा फास्ट है, मेरा रोजा है, तू जल्दी आ जा और टाइम होने वाला है, 5 मिनट रह गए। तो वो उधर से मुंह टेढ़ा करके आके गाड़ी में बैठता है, फिर मुझसे बोलता है या अल्लाह रो सर्राफा, बोलता बैंक चल। अरे मैंने पागल हो रहा भाई, मैं तो इस टाइम कहीं नहीं जा रहा। मैंने गाड़ी स्टार्ट, बोला ये बैंक है इधर को चल, मैं उधर गाड़ी लेके ही नहीं गया। मैं सीधी उसके घर के सामने आया और जब बैंक नहीं लेके गया तो उनने मुझे 2 मिनट में 1 लाख गालियाँ दी होंगी अरबी में। कौन सा बड़े वाला लड़का? वही लड़का। हाँ। मैंने कहा भाई टाइम हो गया। उनने कम से कम, मैं बता रहा हूँ, जब तक मैं उस रास्ते से उसके घर नहीं पहुंच गया उनने मुझे कम से कम 2 लाख गालियाँ दी। लेकिन वो हिंदी में मुझसे भी जितनी दे मिली मैंने उतनी उसे भी दी। हाँ भाई तू अरबी में दे रहा था, हम हिंदी में तो दे ही सकते हैं। उसको पता है ये भी तेरे से गुस्सा है? हाँ मैं भी चिल्ला रहा था। फिर मैं उसकी क्या कहें, जब मैं गाड़ी रोकी तो उसकी माँ बोली कि ड्राइवर और ये दोनों चिल्ला रहे हैं, ऐसा तो नहीं लड़ रहे हैं। उसको निकल के आई बाहर, तो बोली ऐशवी मोहम्मद। मैंने कहा तुझे दिख नहीं रहा क्या टाइम हो रहा है? इतनी देर में अजान होने लगी, खान का टाइम हो गया। मैंने तुझसे बाद में बात करूंगा। और मैंने चाबी उसकी जो थी गाड़ी की ऐसे करके फेंकी, मैंने ये पकड़, मैं तेरी ड्यूटी नहीं करूंगा। ये कह गया, मैं भाग आया। कोई बात नहीं, मैं फास्ट टूस्ट अपना खोला, खा पी के अपने, अगले दिन ईद थी तो रात को 11 बजे हमारा प्लान बना। हमारे जो मोहल्ले में लड़के थे अपने इंडिया के, बोले चलो मार्केट चलते हैं, कुछ कपड़े उपड़े ले आते हैं। मैं मार्केट चला गया। ठीक रात के 1 बजे फ़ोन करती है मोहम्मद बेन अंता, कह रही है तू कहाँ है? अच्छा वो लोग नाम नहीं लेते हैं, वो क्या बोलेंगे, मोहम्मद बोलेंगे अपने ड्राइवर को, मोहम्मद। बोली बेन अंता, मैंने आना मौजूसू मजरा लैश, मैंने आना इबगा मलावेस। मैं बोली तू क्यों गया है? मैंने कहा मुझे कपड़े चाहिए थे। तो बोली तूने मुझे बताया, तू कैसे गया? ताल फी सुगुल, बोली आओ थोड़ा काम है। मैंने अना माँ एबगा सुगुल, मैंने सब चाबी देकर मैं आया था। मैंने आना आतनी मिफ्ता अंता, मैंने कहा तुझे मैंने चाबी दी और मैं तुझसे बोल कर आया था कि मुझे काम नहीं चाहिए और मैं काम नहीं करूँगा। तो बोली तय्यब मेरे कमरा खाली कर दे और वहाँ से निकल। मैंने कमरा तेरा नहीं, 200 रियाल देता हूँ उसके। कोई बात नहीं, 5 दिन मैंने काम नहीं किया, 6 दिन ना वो मेरे पास आई और ना मैं उसके पास। और वो लंबा सांड अपनी दूसरी बीवी के पास गया हुआ था। अच्छा 2 शादी कर रहा था? उसने 4 शादी की हुई थी। 4 शादी की? चारों के बच्चे अलग अलग? चारों के बच्चे 28 बच्चे बता रहा था मुझे कि मेरे 28 बच्चे हैं। तो वो उधर गया हुआ था। कोई बात नहीं, फिर उसके बाद वो उनने मेरे भाई से फ़ोन कराया तो मेरा भाई ने मुझे समझाया कि भाई तू काम कर। मैं भाई मुझे काम नहीं करना, चाहे मैं मर जाऊं, मुझे घर जाना, साफ सी बात है। बोले भाई तू कैसे भी करके काम कर, तेरा इकामा एक्सपायर हो जाएगा तो कहीं कफाला वफाला करा देंगे, यानी कि उसकी आइडेंटिटी एक्सपायर होगी तो दूसरे बंदे के पास तू जा सकता है। तो मैंने क्या ये सोच के फिर मैं फिर वो जो मेरी मैडम थी वो अपनी बहन उनको लेकर आई, बुला के अपने बहनोई को लाई। तो वो आए मेरे पास, बोले मोहम्मद ये पागल लोग हैं और ऐसा है वैसा, तू थोड़ा एडजस्ट कर लेगा। जब तक वो आरामी नहीं था उसका घर वाला? नहीं, घर वाले से तो मेरा कोई लेना देना नहीं था, वो तो आता ही नहीं था। अच्छा। वो तो 8 महीने 9 महीने में यानी कि आएगा, रात में आया और किसी टाइम वो चला गया, मुझसे मुलाकात नहीं होती थी उससे। जब मैं शुरू में गया हूँ तो 6 महीने मुलाकात नहीं हुई है मेरी। अच्छा वो जो पीटा था उसने अपने बेटे को? हाँ बस वो एक बार जब आया था मेरे सामने और थप्पड़ 2-4 मार कर फिर वो उसी दिन गायब हो गया था। मैंने तेरा बच्चा बदतमीजी करता, मैंने कहा मेरी उम्र देखो, तू अपने बच्चे की उम्र देखो। तो वो तो पीट पाट के उसको चला गया था, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। वहाँ कब आ रहा कब नहीं जा रहा, मुझे क्या करना था कि मुझे 5 लोगों की ड्यूटी करनी थी, 4 उसके बच्चे और 1 उसकी बीवी। और उन लोगों का हिसाब ड्यूटी का ये है कि साहब बंदा सो रहा है
एक लड़का सोया, एक जागा, उसकी ड्यूटी करके आओ, वो उधर घूम कर आएगा, वो सो जाएगा, अम्मा उड़ जाएगी, अम्मा जाएगी, फिर वो दूसरी वाली उड़ जाएगी। ये राजा की औलाद थे क्या? राजा की नहीं, मैं समझता हूँ कि सबसे गरीब लोग थे वो, जिनके घर में मेरा वीजा था, जिनके घर में मेरी ड्यूटी थी, उस एरिया के सबसे गरीब गुरबा लोगों में से वो आता था। यानी कि जिसके पास जो मेरा कबील था, उस कचड़ा बीनने का काम करता था। अच्छा। हाँ, कचड़ा बीन लिया, जैसे मीट की फैक्ट्री है, वहाँ से आती गुजड़ी भरी, उनने अपनी गाड़ी में अपनी पहाड़ में फेंका, ये काम था उसका। तो उन्हें सऊदी के अंदर सबके साथ ऐसा ही होता है, यानी कि जो फैमिली ड्राइवर हैं उनके सबके साथ में यही होता है कि भाई आप फैमिली ड्राइवर में गए, उसके घर में 5 लोग हैं, तो वो सारे इकट्ठे घूमने नहीं जाएंगे साथ में, अलग अलग। पहले लड़की को लेके गए, तुम घुमा के लेकर आए, वो आ जाएगी, वो सो जाएगी, उसकी माँ उठेगी, अब तुम उसको लेके जाओगे, उसको घुमा के लेकर आए, वो सो गई, उसकी दूसरा बेटा है, फिर उसको लेकर जाओगे, उसको ले, यानी कि तुम्हें नहीं सोने देंगे, वो खुद सो जाएंगे। और 55 डिग्री टेम्परेचर में तो भाई पागल हो जाते हैं। आदमी पागल हो जाता है, हकीकत है। मैं तो दिमाग पक जाता था साहब। और 55 डिग्री टेम्परेचर तो अलग चीज है, वहाँ रेत ही रेत है, और रेत पर जब धूप गिरती है तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और ज्यादा। तो फिर उसके बाद कोई बात नहीं, फिर वो मैंने उनके कहने से वो ड्यूटी ज्वाइन कर दी। मैंने ठीक है, मैं काम करूंगा, लेकिन लड़के ने अपना हरामीपन बंद नहीं किया। एक दिन गाड़ी सही करवाने के लिए गया, लड़का साथ में भेज दिया उसने बीच मार्केट में, और गाड़ी सही करवा रहा। मैं मुझसे बोला तू गाड़ी से उतरना मत, मैं गाड़ी में बैठ गया, उनने अपने जो भी काम कराना था। अब भाई जब काम तो मुझसे बोलेगा फाइनल हो गया, तभी मैं गाड़ी स्टार्ट करके आगे ले जाऊंगा। मैं आपका ड्राइवर हूँ, आप बोलोगे भाई स्टार्ट कर चल काम हो गया, तभी तो मुझे पता चलेगा गाड़ी के अंदर पता है। अब वो गाड़ी के अंदर आके बैठता है और मुझसे बोलता है मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ। अच्छा, वो पहले भी बार बार आकर बैठ रहा था, उतर रहा था, तो मैं भी समझ रहा कि इस बार भी आया हो तो बैठा होगा, जब जाएगा तभी मुझसे बोलेगा या अल्लाह शकल से ही आ रहा, यानी गाड़ी स्टार्ट कर चल। तो मुझसे छूटते ही बोलता है कुत्ते तुझसे गाड़ी स्टार्ट नहीं कर मिल रही है, मैं बैठ गया हूँ। मैंने यार तू ये बता सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, तो इंसान है या हैवान है? मैंने अंत इंसान वल्ला हैवान। तो बोला हैवान किसको बोला? उनने क्या किया, मेरा गिरेबान पकड़ लिया, और वहाँ बहुत सारे आदमी। जब उनने गिरेबान पकड़ा तो मैंने मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने लगा। मैंने कहा तू आज होगा देखी जाएगी। फिर उनने क्या किया, मेरे हाथ से चाबी छीनी है और वो अपने घर चला गया। घर जाने के बाद मैंने उसकी माँ को फ़ोन करा, तो उसकी माँ मेरे ही ऊपर चौड़ी हो रही है कि तूने कुछ किया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, तेरा बच्चा बदतमीजी कर रहा था। अच्छा, अब वहाँ से कब मतलब ये हो गया कि अब दिल भर गया, अब नहीं करूँगा? वो जो वीडियो बनाई, वो वीडियो आपने फिर अपने पुलिस क्यों नहीं बुलाई वहाँ पे जो वीडियो बनाई थी? तो मैंने पहले वहाँ के कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो मैंने समझदार लोगों से बोला, तो वो बोले ये वीडियो दिखाओगे भी तब भी उनका कुछ नहीं होगा और तुम ही फांसे जाओगे, और इससे बढ़िया है कि अभी तुम चुपचाप के जैसे तैसे अगर काटना है काट लो। तो मैंने आरिफ भाई थे बरेली के, मैंने उनसे कहा मुझे रहना ही नहीं है, अब कुछ भी हो जाए मैं काम नहीं करूँगा। बकरा ईद का टाइम आ गया था, 9 महीने हो चुके थे मुझे। तो मैं गया पुलिस स्टेशन पहुंचा, तो उन्होंने मेरी बात वहाँ सुनी नहीं। आपने क्या बोला वहाँ जाके? मैंने कहा कि भाई मेरा जो है कफील का लड़का और मुझे बहुत परेशान करता, मुझे मारते पीटते हैं, और मेरे कमरे के अंदर घुस के ही मारा था, मुझे घर जाना। तो उनने बोला जगह का नाम बताओ, तो मैंने बताया ये जगह पे मैं रहता हूँ। तो बोलता उसका थाना ये नहीं है, इसका थाना दूसरी जगह है। उन्होंने और दूर बताया। तो फिर मैं वापस चला आया। मैंने यार मैं कहाँ चक्कर में पड़ूंगा, और मेरे पास पैसे उससे भी नहीं बचे थे उस टाइम। फिर उसके बाद मैंने कहा मुझे रहना नहीं है, चाहे हो कुछ भी जाए। बकरा ईद का टाइम आया, मैं अपने कफील को आया हुआ था बकरा ईद के टाइम पे, ठीक है, और मैडम भी थी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख भाई ईद के मैं दूसरे दिन यहाँ से जाऊँगा उम्रा करने के लिए, जहाँ पर हज होता है, दर्शन करने के लिए जाऊँगा। तो वो बोलते कोई बात नहीं, तुम चले जाना। तो फिर मैंने वहाँ से दिमाग लगाया, तो मुझे एक ऐड लग रही थी फेसबुक पे कि अपने वतन वापस जाएं, इस नंबर पे कांटेक्ट करें। तो मैंने हो सकता है यार को भिजवा दे, उस पर कॉल की मैंने कहा भाई
मुझे इंडिया जाना है और ऐसी ऐसी बात है, मैं यहाँ पर आकर फंस चुका हूँ, मेरा कपिल बड़ा परेशान करता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने उसको फ़ोन किया, पाकिस्तानी था वो। तो मैंने कहा भाई मुझे घर जाना, तो वो मुझसे बोला कि तुम्हारा इकामा एक्सपायर है। मैंने कहा इकामा एक्सपायर नहीं है। तो वो मुझसे बोलता है कि 1500 रियाल मैं लूँगा और तुझे घर भेज दूँगा। मैंने भाई मेरे पास इतने नहीं हैं। तो होते होते बात होगी उससे, 1000 रियाल में बात हुई, इतने तो थे मेरे पास। मैंने कहा 1000 ले ले, लेकिन इस नरक से तो मैं निकल जाऊंगा। मैंने उसको बोला अपने कपिल को, मैं जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। तो वो बोला ठीक है तुम भी जाओ, और हम अपनी रिश्तेदारी में जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। उन्होंने घर में अपने ताला लगा दिया, मेरे से गाड़ी की चाबी उन्होंने ले ली। वो वहाँ पर एक बस चलती है सापको करके, उनने मुझे बुलाया था वहाँ से जद्दा। जद्दा में हमारा एक दोस्त था, गांव का ही था। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मैं आ रहा हूँ और ऐसी ऐसी बात है, मैं घर जाऊँगा, ऐसे ऐसे बंदे से बात हुई है, और क्या तू भी एक बार जानकारी निकाल के वो लोग घर भिजवा देते हैं क्या। तो उनने जानकारी निकाली तो बोला हाँ वो लोग घर पर भिजवा देते हैं, 1500 रियाल लेते हैं, लेकिन वो ऐसे भिजवाते हैं कि तुमको डिपोर्ट करवा देंगे। तो मैंने कहा जब भाई कैसे भी करके, चाहे वो डिपोर्ट करवाएं, कुछ भी करवाएं, रिपोर्ट करवाएं, मुझे घर जाना है। तो बोला ठीक है तू आ जा। तो वहाँ मैं सापको का बस टिकट लिया, लेकिन मैंने ये गलती ये नहीं की, वो बस का टिकट मैंने अपने पर्स के अंदर रखा, फेंका नहीं। मैंने सापको का बस टिकट लेकर मैं अपने दोस्त के पास पहुँच गया, वहाँ एक रात रुका, उस बंदे से बात की। तो बोलता है ठीक है तुम्हारी पूरी टीम घर जाने वाली तैयार है, आप लोग आ जाओ। तो बोला हम एक बार में जो है 20-20 बंदे यहाँ से लेकर जाते हैं डिपोर्ट कराने के लिए, और तुम्हारा इंतज़ार है। मैं गया, 1000 रियाल दिए उसको, पाकिस्तानी को। उनने क्या किया, मक्का में ले जाके और हमको पुलिस वालों के हवाले कर दिया। और पुलिस वालों के हवाले क्या किया, एक उनने हमारे हाथ में कपड़ों की थैली दे दी, कपड़े दे दिए, और कहा कि ऐसा है पुलिस वाले जब आएंगे तो उनको ये दिखाना कि कपड़े हैं हमारे पास। तो मैं समझा कहीं और तो नहीं है इसके अंदर, साला कहीं पता चला और लंबा केस बनवा दे। तो बोला ना डरो मत, ये डिपोर्ट होने का तरीका है। उनने सबके हाथ में दिए तो हमने भी पकड़ लिए। हमने कहा जब सब मारे जाएंगे तो हम भी मारे जाएंगे। वो पुलिस वाले जो है वहाँ पर उनकी सेटिंग करी हुई होती है। पुलिस वाले आए, उन्होंने क्या किया, हमें पकड़ा। पकड़ने के बाद रात को 11 बजे पकड़वाया उन्होंने, और वो लेके चले गए थाने में। वहाँ हमारे इकामे का नंबर, जिसके पास इकामा नहीं, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट नहीं, यानी कि उनकी कोई ना कोई आईडी उनको चाहिए थी। फिंगर उंगर लिए, वहाँ पर चेक करते हैं कि इसके ऊपर कोई केस वूस तो नहीं है। तो सबके फिंगर उंगर हुए, और हमारे ऊपर जो मुकदमा बनाया उन्होंने, मुकदमा ये बनाया गया कि ये बंदा जो है ड्राइवरी के काम में आया था और मक्का में ये कपड़े बेच रहा था। ये सोच के उन्होंने क्या किया, हमें कहा कि ये बंदा जो है यहाँ पर इलीगल है और इसको, ये इंडिया का रहने वाला है, इंडिया में भेजा जाए, ये अपने कपिल से भाग के काम कर रहा। एक रात उस थाने के अंदर उन्होंने बंद रखा। थाना इतना करीब काफ़ी जगह थी, उसमें बैरिंग टाइप का था, उस बैरिंग के अंदर उन्होंने बंद कर दिया। और एसी चल रही, लेकिन ठंड बहुत लगे, कुछ ओढ़ने ओढ़ने के लिए नहीं, खाना नहीं, पूरा दिन पानी नहीं, पूछा ही नहीं किसी ने। तो उसमें से एक पुलिस वाला शाम के टाइम आया, बोला अच्छा सब लोग चलो चलो चलो। तो जो बड़ी वाली वैन होती है उन्होंने उसके अंदर बिठाया। बिठाने के बाद जो समेसी होती सफ़र जेल, वहाँ के लिए लेके चला। उस बस में आदमियों को ऐसे भरा जैसे कि भूसा भरा जाता है। अच्छा। और साहब पहुँच गए सफ़र जेल के लिए। जब चले तो फिर रास्ते में सफ़र जेल के अंदर एक हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल में बोले भाई किसी को दवाई ववाई चाहिए हो, किसी को बुखार हो या किसी चीज़ का पेशेंट हो तो यहाँ से दवाई ले लो। तो अपना को तो कोई दिक्कत नहीं थी, उतरे, घूमे फिरे। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ उन्होंने लेकर जाना था, यानी कि जेल के अंदर डालने से पहले पूरी रात उन्होंने कभी वहाँ फिंगर होंगे, कभी वहाँ फिंगर होंगे, वहाँ फ़ोटो खींचेगा, पूरी रात इसमें निकाल दी। होते होते सुबह हो गई भाई, और ठंड लगे बड़ी बिंदास, सब में एसी लग रही।
जेल में भी ऐसी? जेल में भी एसी, और एक एक रूम में 6-6, 7-7 एसी। भाई ठंड के मारे तो हमारी हवा खराब हो। तो जब सुबह के 5 बजे, और 5 बजन के बाद जब फोटो वोटो खींचे ना, तो जब बड़े तो उनने क्या किया, बोले आ जाओ लाइन से लग जाओ। और जब लाइन से लगे तो एक हथकड़ी मेरे और एक दूसरे के बांध दी। मैंने क्या यार ये क्या तमाशा है, हथकड़ी लगा दी। अब हथकड़ी लगाई, हथकड़ी लगाने के बाद वहाँ पहुँचे। जेल से एक कमरा पहले बिठा दिया, बोले यहाँ पर फिंगर उंगर करा दो। फिंगर उंगर करा है। फिंगर कराने के बाद उन्होंने सफर जेल में हमें पहले बंगालियों वाले बांग्लादेश की कमरे में भेज दिया। बोले इंडिया वाले कमरे में इतना आदमी है कि वहाँ जगह नहीं है, तो बांग्लादेश वाले में। फिर उसके बाद सुबह को सबके जो जो लोग आए थे नाम पुकारे गए, बोले एक एक जगह पे तुम्हारे फिंगर और लगेंगे। फिर भाई उन्होंने हथकड़ी उथकड़ी डाल के अपने ले गए। उस टाइम हाथ में ही डाली थी, लेके गए। फिर इंडिया वाले कमरे में बंद कर दिया। जब इंडिया वाले कमरे में एक कैदी था बहुत पुराना, यानी कि उसको सजा हुई थी, लेकिन सजा वाली जेल से उसको सफर जेल में ले आए थे कि एक बंदा यहाँ चाहिए जो इन लोगों की देखभाल। वो बड़ा हरामी आदमी भाई गो, तुम्हें यकीन नहीं होगा, वो बंदा हर बंदे को गाली देता था जेल के अंदर। क्यों? वो जो सफर वाली जेल थी, जैसे उसको पूरा जिम्मा पुलिस वालों ने सौंप रखा कि तू भाई इनको हैंडल कर, तू वहां से जानता है इनको, दादा बन गया। दादा बन गया, तू हैंडल कर, कैसे करना, रोटी तू बांट, सब कुछ तू कर। अब उसने एक नियम बनाया हुआ, उन्होंने बड़ा पैसा कमाया भाई उस जेल के अंदर। तो एम्बेसी वालों से मिल गया वो, और हमारे देश की एम्बेसी क्या कहने, इन्होंने क्या किया, एम्बेसी वालों से मिल गया। तो वहां पर जैसे कि एक एग्जिट फॉर्म भरा जाता है, खरूज निहाई का एक फॉर्म भरा जाता है, तो एम्बेसी वो फ्री में भरा जाता है। वो एम्बेसी वालों से मिलकर उसके ले रहा था 150 रियाल। 50 रियाल एम्बेसी वालों को देता था और 100 रियाल खुद रखता था। ये हमारी इंडियन एम्बेसी के काम थे वहाँ? ये हमारे इंडियन एम्बेसी के काम थे। बहुत बढ़िया। ठीक है। अब वो बंदा जब मैं पहुंचा, मेरे पास तो भाई पैसे नहीं, तो मुझसे बोला कि घर तभी जाएगा, पहले 150 रियाल देगा तब तेरा फार्म भरूंगा। मैं वहां कहाँ से, मेरे जैसे कितने भाई वहां आ रहे हैं। तो उसके पास 2-3 मोबाइल भी थे, कीपैड वाले, चोरी चुपके। एक कॉल का 2 रियाल लेता था वो, यानी 1 मिनट बात करोगे तो 2 रियाल लेगा, यानी कि इंडिया का 44 रुपए। भाई हमारे पास तो वो भी नहीं है, हम कहाँ से बात करें, क्या करें क्या नहीं करें। एक राजस्थान का लड़का था, उसके पास थोड़े पैसे थे। मैं भाई यार, अगर मैं इंडिया पहुंचा तेरे साथ तो तू मुझसे एयरपोर्ट पे ले लियो, लेकिन तू अभी दे दे यार, बस यहाँ से निकल जाए। उसने मुझे 150 रियाल दिए। 150 रियाल देने के बाद मैंने उससे कहा, भाई ये पकड़ 150 रियाल, अब तुझे बता मैं घर कब जाऊंगा। तो मुझसे बोला जिस दिन तेरा नंबर आ जाएगा उस दिन तू चला जाएगा। तो फिर वहाँ जायजा लिया, तो कुछ बंदे ऐसे थे कि तीसरे दिन भी चले गए, कुछ को ऐसा भी था कि महीने से ऊपर हो गया था, नहीं जा पाए। नहीं, 1000 रियाल तो इस चीज के थे कि बस तुझे हम सफर जेल तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, डिपोर्ट के लिए? रिपोर्ट के लिए, क्योंकि पुलिस वो भी उल्टा पड़ गया? उल्टा नहीं पड़ा है, अभी पड़ेगा उल्टा। अच्छा। क्योंकि अब जब मैं वहां गया हूँ तो वहां पर अपने इंडिया के हर जगह का आदमी और बड़ा बड़ा परेशान आदमी, एक 2 लड़के थे मुरादाबाद के। अच्छा। सऊदी के अंदर मुरादाबाद के लड़के। मैं उनसे पूछा, हाँ भाई किस काम पर आए? वेल्डिंग के काम पर आए थे। तो मैंने कहा, जब तुम सऊदी में वेल्डिंग के काम पर आए तो तुम्हें पता नहीं था कि तुम वेल्डिंग का काम करने के लिए जा रहे हो? तुम्हारा वीजा किस चीज़ का है? तो बोले, भाई हमारा वीजा जो था विजिट वीजा था, यानी कि टूरिस्ट वीजा, और हमें लगा दिया काम पे। हमें ये बताया ये काम वाला वीजा है। तो हमने पैसे से बोले, भाई 1 रुपया नहीं मिला। 6 महीने काम किया, 1 रुपया नहीं दिया। अब सफर जेल से घर से पैसे मंगा के सफर जेल में आए कि घर चले जाएं। अब ये कह रहा है कि विजिट वीजे वाले जो होते हैं उनको 4 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं और 40 दिन भी लग सकते हैं, जब तक जेल में रहो, जब तक यहीं पड़े रहो। तो मैंने कहा, अच्छा भाई जब तुम यहाँ आए हो तो कुछ सीखे हो कि अरबी उर्बी तो सीख ही गए होगे? तो बोले, अरबी में बस एक ही चीज़ याद हुई है, माफ़ी।
बोले 60,000 यानी 70,000 रुपये खर्च करके अरबी के अंदर एक ही चीज सीखी है, वो है माफी। मैं क्या बात कर रहा, बोला माफी के अलावा अरबी में हमें कुछ आता भी नहीं है। मैं ठीक है। और लोगों से मिले तो कोई बेचारा बता रहा है कि साहब हमारे कफील जो है हमको बकरियाँ चुंगवाता था, कोई बोल रहा है कि हमसे कचरा उड़वाता था, आए हम ड्राइवरी में थे। यानी कि तमाम तरीके के लोग और तमाम जो यहाँ से वहाँ नौकरी करने के लिए जाते हैं, हाँ जी, जो उनके वहाँ मालिक होते हैं, हाँ जी, वो उनके अपने घर पर्सनल काम कराते हैं, अच्छे बुंडे सारे काम कराते हैं उनसे। हाँ सारे। मुझसे बोला था मेरे सऊदी मेरी मैडम ने कि भाई तू मेरा घर धो, तो मैंने उससे ये कहा था कि मैं तेरा ड्राइवर हूँ, तेरा घर का वो खद्दामा नहीं हूँ जो औरतें वहाँ काम करती। मैंने मैं खद्दामा नहीं हूँ तेरा घर दूंगा, मैं तेरा ड्राइवर हूँ, तो ड्राइवरी के बारे में बोल। तो मैंने तो नहीं किया था। हाँ, जो उसके घर के आगे पेड़ थे उसमें पानी मुझे डालना पड़ता था। तो उस सफ़र जेल के आज सबसे बुरा रूल ये था कि भाई बंदा मर जाएगा, लेकिन अगर उसकी तबीयत ख़राब है तो जब तक वो बैठा हुआ ना इंडिया वाला, और पता नहीं नास्तिक था क्या था, सुबह उठते ही अल्लाह को गाली देना, राम को गाली देना, यानी कि इतना बुरा कि जिस धर्म का आदमी मिल जाए उस धर्म के भगवान की बुराई करना, उसको गाली देना। वो काफी टाइम से जेल में था। काफ़ी 15 साल से। यानी कि वो अपना मानसिक संतुलन, तो किसी कोई चचा थे, बुजुर्ग थे, तो बोले तू हर धर्म के धर्म गुरुओं को गाली देता है। तो वो मुसलमान थे, तो वो बोलता है कि तेरा खुदा मुझे बचाया क्यों नहीं, या मक्का में था वो बैठा हुआ। तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया सारी चीजों से। हाँ, नहीं कि भाई, या वो परेशान हो गया। परेशान क्या हो गया भाई, वो जुर्म करते हुए पकड़ा गया था, स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया था। पुलिस ने खुद स्मगलिंग करते हुए और सारे सबूतों के साथ पकड़ा था। अच्छा भाई तू स्मगलिंग कर रहा है। हुंडई का केस था उसके ऊपर। हुंडई का मतलब यानी कि पैसे को इधर से उधर करना, पैसे में गड़बड़ करना, इलीगल तरीके से पैसा कमाना। तो सऊदी में वो इलीगल तरीके से पैसे को इधर से उधर कर रहा था। उस केस में पकड़ा गया था, 15 साल की सजा दी गई थी और फिर 7 साल माफ कर दी गई थी कि 8 साल ही काटेगा। लेकिन फिर भी वो हर धर्म गुरुओं को गाली दे रहा है। आप जो भी सुनते थे तो कहते थे यार इसको अगर यहाँ मारेंगे तो साला फिर और दिक्कत हो जाएगी, एक तो वैसे ही घर नहीं जाने दे रहे हैं। कितना टाइम लगा आपको उस जेल में फिर? उस बैरिंग में मैं 9 दिन बंद था। तो 90 दिन मैंने उसी से ही पूछा, मैंने कहा एक बात बता भाई, तूने मेरा फार्म तो भर दिया? बोला हाँ फार्म भर दिया। तो मैंने मेरा नंबर क्यों नहीं आया? मेरे सारे बंदे जितने थे मेरे साथ के सारे चले गए, हम 3-4 ही आदमी क्यों बचे हैं? सब चले गए? हाँ सब चले गए। तो बोला तुम्हारा वाइट पासपोर्ट का मसला, तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं हो सकता, वाइट पासपोर्ट बनने में दिक्कत आ रही हो। मैंने ठीक है। तो मैंने बोला टेंशन ना लो, 1 हफ्ते से 40-45 दिन लगते हैं, 40 दिन के अंदर बंदा चला जाता है। अब हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं कि घर पर बात कर लें। खाना क्या मिलता था जेल में? भाई उस वाली जेल में 1 रोटी सुबह को मिलती थी, और रोटी कितनी बड़ी होती थी? जितनी अपनी यहाँ नॉर्मली। अच्छा। और दोपहर में थोड़े से चावल मिलते थे, और सुबह में 2 अंडे मिल जाते थे कभी कभी, और शाम को 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी। कोई भी सब्जी? कोई भी वेज नॉन वेज? मैं जैसे नॉन वेज नहीं खाता। हाँ नहीं, आप सऊदी के अंदर हैं और जेल के अंदर हैं तो आपको नॉन वेज खाना पड़ेगा। अच्छा। जी, नहीं खाओ तो भूखे रहो, मर जाओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। कुत्ते की जिंदगी है। कुत्ते की जिंदगी। सरदार जी थे, अभी बताऊंगा मैं। सरदार जी का किस्सा बड़ा, जब उन्होंने अपनी कहानी बताई मुझे बड़ा अफसोस हुआ मुझे। तो 9 दिन के बाद मेरे ऊपर एक केस लगता है, यानी कि एक चिट्ठी आती है कि मोहम्मद रागिब कौन है? मैं जी मैं हूँ। तो बोलते हैं आ जाओ बाहर। जब बाहर बुलाया, मैं सोचा हो सकता है कि टिकट हो गया, अब मैं घर जाऊँगा। उनने जब बाहर बुलाया है तो पहले हाथ में हथकड़ी डालता था, इस बार हाथ में भी डाली और पैर में भी डाली। सो क्या समझा फिर? मैंने कहा यार पैर में बेड़ी क्यों डाली? अगर घर जाऊंगा तो पैर में डालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ कांड हो गया? कुछ कांड हुआ। अच्छा, उस जिस दिन वो मेरे ऊपर केस पड़ा उससे 1 दिन पहले मैंने एक सपना देखा। मैं वो कभी सोया नहीं उस जेल के अंदर, लेकिन उस रात मुझे पता नहीं नींद कैसे आई। सपने में मैं क्या देखता हूँ, मेरे गाँव में आग लगी है
और बहुत भयंकर आग लगी। अच्छा, ये मेरे साथ जब भी मेरे साथ बुरा होता है तो मैं देखता हूँ सपने में आग लग रही है, और उस आग में सब कुछ जल गया, मैं और मेरी माँ बची है बस। शादी हो रखी थी आपकी जब वहाँ गए? अभी भी नहीं हुई, करा ही नहीं है वह? करी नहीं, करेंगे। अच्छा। कोई बात नहीं। तो वो जब सपना देखा और मैं जब सुबह को उठाऊं तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो गलत होगा, लेकिन जब जब पानी देख लेता हूं तो फिर मुझे राहत मिल जाती है। कोई फिर वो मुझे लेके गए, एक फिंगर कराया उनने, और फिंगर कराने के बाद जो ओरिजिनल पुलिस वाले होते हैं वो पुलिस वाला आया। अच्छा। बढ़िया आदमी था वो पुलिस वाला, आया और मैं उसको अपना पर्चा दिया। तो मैंने भाई बता क्या, तो वो अरबी में बोला मोहम्मद अंत कफील रख के गदैया, तेरे कफील ने तेरे ऊपर केस डाला है। मैंने ऐश गदैया, बोला माँ आदरी, बोला मुझे नहीं पता, इस पर्चे में लिखा हुआ नहीं क्या केस है, लेकिन केस है, जब तक तेरे ऊपर से केस फाइनल नहीं होगा जब तक तू इंडिया नहीं जा सकता। तो मैंने कहा भाई कितना टाइम लग जाएगा? बोले यहाँ से तेरा कपिल कहाँ रहता था? मैंने कहा दम्माम साइड में अलसा है, वहाँ रहता था। बोले आपके कपिल को कैसे पता लगा कि आप वहाँ जेल में हो? कपिल को ऐसे उनके जो हमारा इकामा है वो कपिल और जो पासपोर्ट है वीजा वो लगाता है, तो उसके जब जो फिंगर कराते हैं तो उस पर डिटेल आ गई? नहीं, उसके पास मैसेज जाएगा। जैसे मेरा फिंगर हुआ उसके पास एक मैसेज गया कि तुम्हारा बंदा घर जाना चाहता है, इसको भेजा जाए या ना भेजा जाए। ओहो, ये चीज आपको पता थी? ये चीज़ नहीं पता थी कि मैसेज जाएगा उसके पास। अगर ये चीज़ पता होती तो हम कभी ज़िंदगी में वो कदम नहीं उठाते। उसने क्या किया, वहीं बैठे बैठे एक केस डाल दिया हमारे ऊपर। तो हमने उस पुलिस वाले से पूछा कि भाई हमारे ऊपर क्या केस है, उनने नहीं बताया। तो मैंने उससे थोड़ा राय लेना चाहिए। मैंने कहा भाई अगर मान लो मैं वहाँ जाऊँगा तो बोले वहाँ पुलिस तेरा फैसला करा देगी और तू टेंशन ना ले, तू अपने घर जरूर जाएगा। ये कह के वो चला गया। बोले रात बिरात में कोई दिक्कत हो तो ये जो सिपाही है इसको बता देना और तेरी पूरी हेल्प करिए। मुझे ऐसा लगता है एक सऊदी में वही भला आदमी मिला आपको। नहीं, दो पुलिस वाले जितने मिले 90% पुलिस वाले भले आदमी मिले। अच्छा। पुलिस वाले 90%, 10% बहुत ही ज़्यादा भी थे, बहुत ज़्यादा बुरे भी थे, 90% भले आदमी थे। तो वो बंदा मुझसे बोला कोई दिक्कत हो बता देना भाई। मैंने कोई बात नहीं। सुबह को हल्की हल्की मेरी तबीयत ख़राब सी होने लगी, खांसी उसी, मैं उसको बुलाया, वो मुझे अस्पताल लेके गया, दवाई ववाई दिलवाई उसने। मैंने भाई तो मुझे ये बता यहाँ से कितने दिन में भेज देगा वहाँ के लिए, ताकि मुझे कुछ तो पता चलेगा कि क्या होने वाला है मेरे साथ। बोले कोई बात नहीं, तेरा एक काम हमने ले लिया है, तेरा टिकट करा देंगे, जिस दिन का टिकट कंफर्म हो जाएगा बाई प्लेन उस दिन तुझे वहाँ भेज दिया जाएगा, क्योंकि 900 किलोमीटर की दूरी है। 900 किलोमीटर हम तुझे कार से तो ले जा नहीं सकते। और तुम 900 किलोमीटर कैसे गए थे इतनी दूर? बस में? बस में। इतनी गर्मी में? नहीं, एसी बस थी। अच्छा, बस एसी है सारा? हाँ बस सारा वहाँ सब कुछ एसी है। तो कोई बात नहीं, मैंने क्या ठीक है। तकरीबन उस रूम के अंदर मैं 8 दिन रहा हूँ, 8 से 9 दिन, 9 दिन उधर और 9 दिन ये, 18 दिन हो गए। 18 दिन के बाद बंदा आता है, बोलता है कौन है? मोहम्मद रही मैं हूँ। बोलता है अपना सामान जो भी है वो उठा ले और तेरा टिकट हो गया। ठीक है, सामान वामान उठाया है। उसके बाद वो थोड़ा जो मुझे लेने आया उस टाइम कमरे में थोड़ा हरामी टाइप का आदमी था। तो मैंने कहा भाई मेरे थोड़ा सामान उस कमरे में निकालने दे। बोला ना ना जल्दी चलिए। वो अरे मैं निकाल लेने दे भाई, चश्मा वश्मा है मेरा और जूते वगैरह हैं। तो उसने क्या किया पता नहीं क्या समझ में, बोला ठीक है ले ले। मैंने वो बैरिंग खुलवाया तो वही बंदा जो सबसे हरामी जो हमारा इंडिया का ही था वो आया, बोला हाँ भाई मुझे पता चला तेरे ऊपर केस लग गया है। तो मैंने हाँ, बोला कितने का केस? मैंने मुझे नहीं पता। तो मैंने मेरा चश्मा रखा हुआ था, चश्मा दिया उसने उठा के, मुझे नंगे पैर देगा। बोला जूते ले जा मेरे। मैंने कहा जूते वूते रहने दे। तो बोला अच्छा चप्पलें ले जा मेरी। उन्होंने अपनी चप्पलें दी। वो समझ गया कि यार तो मेरी तरह हो गया है, ये तो हो सकता हो सही, ये खुन्नस लग गई हो कि ये तो लंबे टाइम के लिए जाएगा जब केस लगा है। तो उन्होंने मुझे 200 रुपये दिए, 200 रियाल दिए वहाँ के, क्यों पैसा उसके पास भी मैं रोड डेली आ रहा भाई देखो, बेशक से वो गाड़ी भगता हो, हाँ अब उसने चप्पल भी दी, हाँ 200 आपने मांगे नहीं पैसे? पैसे मांगे नहीं मैं। और आपने उसने पैसे भी दे दिए? हाँ, उनने जो मेरे पैसे थे उसमें से 50 फालतू करके उनने मुझे दे दिए। वहाँ से मैं निकला
निकलने के बाद जब उसने 200 रुपये दिया, आपने उसको कुछ बोला? मैं थैंक यू बोला, मैंने पहले ये भी बोला ना भाई रहने दे, तो बोला ना तू रख ले और बुरे वक्त में काम आएंगे। उन्होंने ये कहा, मैंने भाई बहुत बहुत धन्यवाद। उसका मानसिक संतुलन तो ठीक है फिर? हाँ मानसिक संतुलन ठीक है। फिर उसने मुझे गले से भी लगाया। अच्छा। हाँ गले से भी लगाया और बोला जो होगा अच्छा ही होगा, ये बोल के उनने मैं वहाँ से चला गया। फिर उसके बाद वो जो पुलिस वाला मुझे उस कमरे से निकाल कर लाया, उसने जिसके हवाले किया वो बहुत बढ़िया आदमी। अच्छा। पैरों में हथकड़ी, हाथों में बेड़ी पड़ी हुई, उधर मेरे कागज वगज तैयार हुए वहाँ ले जाने के लिए। कागज जब तैयार हुए तो उसके बाद वो पुलिस वाले जिसके हवाले किया उनने मुझसे बोला भाई नमाज पढ़ेगा क्या? तो मैंने पढ़ लेंगे भाई। तो बोला चला आ जा। तो मैं नमाज पढ़ी, हथकड़ी खोल दी उनने उतनी देर के लिए। जैसी नमाज पढ़ी उनने वहाँ हथकड़ी लगा दी। तो बोला ठीक है अब हम एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। मैं कोई बात नहीं। मैंने कहा ये पकड़ मेरी पर्ची और इसमें मेरा लॉकर में मोबाइल जमा है, ये ला दे। वो मोबाइल लेकर आया, बैठाला गाड़ी में। तो मैं पीछे जाके जब बैठा ऐसे करके, तो बोलता मोहम्मद फी मुश्किल, कह रहे कोई परेशानी है? मैंने कहा यार भाई तेरी गाड़ी में तो कोई कूद कर थोड़ी भाग रहा, मैं इंडिया का रहने वाला कहाँ जाऊँगा, इसको खोल दे। तो उसने क्या किया, बोला ये पकड़ चाबी और हथकड़ी खोल ले, पैर की बेड़ी खोल ले, हथकड़ी खोल ले। उनने मेरे ऊपर भरोसा करा। मैंने हथकड़ी खोल ली और सिगरेट पीता था बहुत वो। तो मैं बड़ा कर्रा दिल करके मैंने यार साला पुलिस वाला 2-3 स्टार लग रहे उसकी वर्दी पे। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई एक सिगरेट मिलेगी क्या? मैंने यार पिलवा दे, बड़ी मेहरबानी। तो बोला 10 सुराब जिगारा। बोला तू सिगरेट पीता है? मैंने कहा हाँ पीता हूँ। तो बोला पहले क्यों नहीं बताया तूने? यानी कि हम उस टाइम 10 किलोमीटर चल चुके थे गाड़ी से। तो बोला पहले क्यों नहीं बताया अगर तुझे सिगरेट चाहिए थी? उनने तुरंत गाड़ी रोकी। तो उनकी पुलिस वालों की जो गाड़ी है उसमें एक जाली लगी रहती है पीछे बढ़ाने के लिए। उस बेचारे ने वहीं सिगरेट जला के मुझे पीछे से वो दी। फिर वो 15 करीब 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर या 50 किलोमीटर की दूरी पर था। तो उस बंदे ने मुझे जब तक 3 सिगरेट पिला दी थी, वहाँ ले जाते फिर वो खुद ही देने लगा। और मुझसे बोला फिर अच्छा मोबाइल देने की अथॉरिटी नहीं होती है। उसने किया बोला तेरा मोबाइल ले पकड़ और किसी से बात करनी है तो कर ले। मैं मोबाइल ऑन किया, जो भाई सऊदी में था उसी के पास फ़ोन लगाया। उन्होंने पूछा कहाँ है? मैंने कहा ऐसी बात हो गई है, केस डाल दिया है और मैं बात नहीं कर पाऊँगा, और घर वालों को समझा देना। घर पर बात नहीं हो पाई थी, 18-19 दिन हो गए थे। मैंने घर वालों बोल देना कि मैं ठीक हूँ, और बस इतना कह के मैंने फ़ोन काट दिया। मोबाइल में पैसे भी नहीं थे। मैं फ़ोन जेब में रख के स्विच ऑफ करके उसी को वापस दे दिया। मैंने कहा भाई हो गई बात। बोला ना रख ले, कोई दिक्कत नहीं, कहीं और करना हो, गेम खेलना हो खेल ले। मैं ठीक है। उसके बाद वो बंदा एयरपोर्ट लेकर मुझे पहुंचा। एयरपोर्ट लेकर जब पहुंचा तो फिर मुझसे बोलता सिगरेट पिएगा? मैंने पिलवा दे यार भाई, मेहरबानी तेरी। उनने सिगरेट पिलाई। फिर जैसे उनने देखा जिनको मुझे जिसके हवाले करना था, जैसे उनने देखा कि वो बंदे आ रहे हैं, तो वो मुझसे बोला मोहम्मद जल्दी से हथकड़ी लगा ले अपने। मैंने हथकड़ी लगाई। उसके कहने मैंने यार जब इतना भला आदमी है तो मेरा भी फर्ज बनता है। मैं हथकड़ी लगा ली। जैसी वो है तो उनने उनके सामने हथकड़ी खोली ताकि वो बंदे ये देखें कि हाँ इसकी हथकड़ी लगी हुई थी। उन्हीं के सामने खोली, एयरपोर्ट के अंदर ले गए। बुजुर्ग लोग थे वो। तो उन्होंने मुझे बोला भाई घर बात हुई, मम्मी से बात हुई, तेरी माँ से बात हुई? तो मैंने मेरे मोबाइल में बैलेंस ही नहीं है, कैसे बात करूँ? तो उसमें से एक आदमी जो था जो मुझे रिसीव कर रहा था, उसने अपना मोबाइल दिया, बोला ले तो बात कर, इसमें पूरी दुनिया में कहीं पे भी नंबर लगा सकता है। उसका फ़ोन लिया, माँ से बात की, सिर्फ 2 मिनट बात हुई। मैंने बोला कि मैं ऐसी बात है और उनने केस डाला, वहाँ जाकर फैसला हो जाएगा, आप टेंशन ना लेना, कोई बात नहीं। जब उन्होंने क्या किया, वहाँ से दम्माम एयरपोर्ट पर मुझे छोड़ दिया। तो एयरपोर्ट के अंदर भी एक जेल होती है छोटी सी, वहाँ ले जाकर उन्होंने मुझे बंद कर दिया कि सुबह को वो लोग आएंगे, तुम्हारी कफील का जहाँ थाना लगता है वो तुमको ले जाएंगे। पुलिस वाला आया, पूरी तलाशी ली। तो
मैंने उससे बोला, मैंने मेरा मोबाइल है, खामोश रहे, रखे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एयरपोर्ट से फिर उनकी पुलिस कितने दिन बाद लेने आई आपको? उसी यानी 24 घंटे के अंदर अंदर ले गई थी। फिर आपको कब पता लगा कि भाई आपके ऊपर ये केस है? जब मैं वहाँ के थाने में पहुँचा और पहुँचने के बाद रात को पुलिस वाला आया और उसने मुझसे बोला आओ बाहर। मैं बाहर को गया तो वो मुझसे बोलता, डायरेक्ट बोला सोना कहाँ है। मैंने कहा कैसा सोना भाई? उनने अरबी में पूछा वेन दहाब, यानी कि सोना कहाँ है, गोल्ड। क्या बोला? गोल्ड को क्या बोलते हैं वो अपनी भाषा में? दहाब। दहाब? हाँ। तो बोला, मैंने क्या मुझे नहीं पता। तो बोला तेरे ऊपर केस है, सोने की चोरी का केस है। तो उसने ये नहीं बताया उस टाइम पे कि कितना सोना कितना नहीं, लेकिन उन्होंने बस इतना ही बोला तेरे ऊपर सोने की चोरी का केस है। तो मैंने मुझे नहीं पता। तो बोला ला माफ़ी कलाम हिसार, माफ़ी कलाम यमीन, जरा उल्टा सीधा मत बता। तो मैंने कहा भाई मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता। तो बोला तेरे कफील ने तेरे ऊपर केस डाला है और तुझे पक्का पता है तू चोरी करके भाग रहा था। मुझसे बोलता जल्दी बता कहाँ है कहाँ नहीं है। तो मैंने कहा भाई मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ और ना ही मुझे कुछ पता है। तो वो मुझसे बोलता है कि मैं तुझे मारूंगा। तो मैंने कहा भाई तुम मानने वाली बात कर रहे हो, मार मत, मेरा गला काट दे, फिर भी मैं यही बोलूँगा कि मैंने चोरी नहीं की है। तो फिर उसने मेरा इस तरीके से मुँह पकड़ा यहाँ पर और मैंने कहा यार ये अब मुझे मारेगा, मुझे ऐसा लगा। तो जैसे ही उन्होंने मुँह पकड़ा तो मेरा ये जो होंठ का हिस्सा था ये दांत से दब गया और वहाँ से हल्का सा खून निकला। उन्होंने जब दबाया ना तो ये दब गया, हल्का सा खून निकला, वो घबरा गया। यानी कि अगर वहाँ की पुलिस के लिए भी ये कानून है कि अगर तुम्हारे जरिए तुमने बंदे को मारा, खून निकला, तो जितना खून उसका बहेगा उतना बहाना तुम्हारा भी है। और वहाँ वो सलाखत सर मार दे जो अगर यहाँ सनी देओल सलाखे फिल्म में मार दिया, अगर ऐसा तू कर देता तो वहाँ। हाँ तो वो उनकी आ गई थी, गल गए थे। और ये कानून का कब पता लगा? बाद में पता लगा? ये बाद में पता चले। अच्छा। तो कोई बात नहीं। फिर उस बंदे ने क्या किया, मुझसे बोला तेरा कमरा कहाँ है? तो मैंने उसको बताया जहाँ इस थाने से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर मेरा रूम है। ये वही थाना था जिसमें तुम्हें कंप्लेंट कराने का? ना, ये दूसरा थाना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ये दूसरा था। अगर उस टाइम पे उस लड़के की कंप्लेंट यहाँ हो जाती और सारी चीजें हो जाती तो क्या बाद में मदद मिलती? नहीं, बाद में भी क्या मदद मिलती, क्योंकि वो हम लोगों को इतना भाषा का ज्ञान नहीं। वो लोग भाषा का आपस में जब बात करते हैं तो हमको समझ में भी नहीं आता ये बात क्या कर रहे हैं। वहाँ की जो पुलिस है, हाँ जी, वहाँ का जो कानून है, हाँ जी, वो वहाँ के लोगों के लिए सख्त है या हमारे लिए बहुत सख्त है। अच्छा, वहाँ के लोग सेटिंग करके बच जाते हैं भाई, हर जगह हो जाती है, हर जगह सेटिंग हो जाती है। और पहले उनके लोग हैं, वहाँ की गवर्नमेंट जो है वहाँ के बंदों को परेशान नहीं होने देती, वहाँ के लोग काम धंधा नहीं करते, वहाँ की गवर्नमेंट उनको बैठाल के खिलाती है, आप ये समझ लीजिए जी। हाँ। तो जब उन्होंने मुझसे बोला गाड़ी में बैठो, मैं गाड़ी में बैठा और मुझसे रास्ता पूछी कि तेरा रूम कहाँ है। मैडम को ही बुला दिया कि आप भी आओ, तुम्हारा बंदा यहाँ पहुँच चुका है, जो तुम्हारा ड्राइवर था आप भी आओ। मुझसे हथकड़ी डाल दी, हथकड़ी और बेड़ी पड़ी हुई गाड़ी में बैठा ले रखा। मैंने सारे से बता दिया ये वाला मेरा रूम है। बोला चाबी कहाँ है? मैंने कहा साहब चाबी तो मैं यहाँ रख के जाता हूँ। तो मेरी मैडम भी आ गई, बोली ना चाबी उसी के पास होगी। तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, मैं यहाँ रख के जाता हूँ। पुलिस वालों ने वहाँ सब तलाशी ली, वहाँ चाबी नहीं, चाबी नहीं मिली। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, बंदे को बुलाया जो मास्टर चाबी जिनके पास रहती, उन्होंने रूम खोला, उन्होंने जाकर रूम के अंदर सारी तलाशी ली। तलाशी लेने के बाद वो बंदा आता है पुलिस वाला, मुझसे फिर बोला सही बता तूने चोरी की है या नहीं की है? मैंने भाई मैं कसम खा रहा हूँ मैंने चोरी नहीं की है, तो जो मर्जी चाहे वो कर ले, लेकिन मैंने चोरी नहीं की है। तो मुझसे बोलता तेरे कमरे के अंदर सोने की अंगूठी मिली है। तो मैंने कहा भाई वो अंगूठी कहाँ से आई, मैं इस बारे में नहीं जानता। कोई बात नहीं। उसने क्या किया, फिर मुझसे वो बोलता है सिगरेट पिएगा क्या? उससे पुलिस वाले ने, अच्छा वहाँ के जो 90% 95% पुलिस वाले सिगरेट पीते ही पीते हैं। वो सिगरेट पिएगा? मैंने हाँ पीऊँगा। उन्होंने वही जाली से निकाली और सिगरेट दी। मैं सिगरेट पी ले गया थाने में। इतनी देर में हाँ ना, थाने में ले जाने से पहले उनने एक मैकडोनल्ड था वहाँ गाड़ी रोकी, बोला भाई कुछ खाएगा? मैंने कहा अगर खिलवाएगा तो खा लेंगे। तो मैकडोनल्ड से उनने जो भी लेना था खाने के लिए खाना लिया।
तो बोला यही खाएगा या वहाँ खाएगा, तो मैंने कहा वहीं खा लेंगे। आपने पुलिस वालों को ये नहीं बताया कि ये मेरे साथ बदतमीजी है, मेरे को मैंने बताया, इतना दुखी करते थे? मैंने बताया। और जब वो लोग जानते थे मेरे कपिल को, बोले हमें पता है वो कितना बड़ा हरामी आदमी है। ये भी बताया कि गाड़ी के कागज भी नहीं है, लाइसेंस भी हाँ, नहीं। सब कुछ बताया। हाँ, इसीलिए वो पुलिस वाले थोड़ा सा वो लगा कि आदमी तो फंस गया ये। हाँ, फंस गया। उनने, पुलिस वाले ने मुझे खाना वाना खिलवाया, और खाना खिलवाने के बाद फिर मुझसे बोला भाई तुझे अपने बयान दर्ज कराने, खाना वाना खा ले। खाना खाया, सिगरेट पिलाई, फिर तो उनने फिर ले गया, बयान दर्ज कराया उनने मुझसे। अरबी में बोल रहा था वो प्योर, तो मैंने भाई मुझे इतनी अरबी आती नहीं, तुझे जो लगता है वो लिख दे और मुझे या तो तर्जुमा दे, ट्रांसलेटर। तो बोला ट्रांसलेटर दिए, उसने अपने हिसाब से जो भी लिखना था उसने लिखा। अगले दिन वो जो है न्याबा, जो सबसे छोटा कोर्ट होता है, वहाँ लेके गया। मेरी मैडम भी आई थी जिस दिन मैं पकड़ कर लेकर आए थे। मैडम लेकर आई, वो बोलती थी कि हमारी बात करा दे। उन्होंने कहा ना, बात नहीं कराएंगे, तुझे छुड़ाना छुड़ा के ले जा। वो बोली छुड़ाऊंगी नहीं, तो वो बोला भाग जाए यहाँ से, पुलिस वाला बोला भाग जाए यहाँ से। उनने क्या किया था, उस पुलिस वाले ने बेचारे ने एक सिगरेट की डिब्बी मुझे अंदर ला के दे दी थी। बोले अंदर पीना अलाउ नहीं है, ये इस सिपाही के पास रखी हुई, इसको देख ले, तुझे जब जब सिगरेट की जरूरत पड़े इसको इससे मांगते रहना, ये तुझे देता रहेगा। खाना भी उस थाने के अंदर एक कुवैती बंद था, कुवैत का बंदा था, बहुत पैसे वाला था। जेल का खाना तो उस टाइम हमने थाने का खाना खाया नहीं, कभी मैकडोनल्ड, कभी KFC, यानी कि वो बंदा मंगाता था, उन सबको खिला रहा था, वो भला आदमी था। कोई बात नहीं। उसके बाद दूसरे दिन हमको न्यायावा लेके गए। सबसे जो निचला कोर्ट होता है उसको न्यायावा बोलते हैं। हम 4-5 आदमी जो बंदे थे उनको लेके गए, तो वहाँ तर्जमे वाले को बुलाया। न्यायावा ने पूछा कि भाई तुम्हारे ऊपर केस है कि तुमने चोरी की है? तो मैंने कहा नहीं। और तुम चोरी करके भाग रहे थे? मैंने कहा मैं भाग नहीं रहा था, मैं तो दर्शन के लिए गया था, उम्रा करने के लिए गया था। और तुम्हारे अंदर कमरे के अंदर सोने की एक अंगूठी मिली है, तो मैंने वो अंगूठी कहाँ से आई है मुझे नहीं पता, उस पर फिंगर चेक करा लो, वगैरह वगैरह बातें मैंने बोली। तो उसने लिख कर दे दिया कि 5 दिन में इसके कफील को बुलाओ और इनका राजीनामा करा दो। जज ने बोला? हाँ, जो सबसे छोटा कोर्ट था। उनने, पुलिस वाले ने क्या किया, मैं उसको दिखाया, मैंने कहा उन्होंने 5 दिन बोला, तो बोला हाँ 5 दिन के बाद तेरा कफील आएगा, उसके तेरी बात कराएंगे, अगर बात बन जाती है तो यहीं से बाहर चला जाएगा, ना फिर कोई और तरीका देखा जाएगा। कोई बात नहीं भाई। 5 दिन गुजरे, उसको बुलाया, वो आया, तो मैं अपनी बैरिंग के अंदर बंद हूँ, उनने वहाँ एक खिड़की लगी, उनने खोल दी, उधर वो बाहर वो खड़ा हुआ है। तो वो मुझसे बोलता है कि तू, जो कफील था वो बोलता है भाई तू इन पुलिस वालों से एक बात बोल दे। मैंने क्या बोला? ये बोल दे कि मैंने चोरी की है, मैं तुझको छुड़ा ले जाऊंगा। मैंने कहा भाई मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। उस टाइम पे ये पता था कि अगर मैंने चोरी का लिए बोल दिया मेरे ऊपर कुछ और कार्रवाई? हाँ, ये बताई थी बात किसी ने? अब बोलना मत। ये बात बताई नहीं थी, लेकिन ये मुझे पता था कि मैंने बोला नहीं और मेरे हाथ कटे नहीं। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपने मना कर दिया हाँ कि भाई मैं हाँ नहीं भरूंगा? नहीं, अगर मैं हाँ भर दूँ तो मेरे हाथ कट जाएंगे भाई। दोनों हाथ काट देंगे वो? एक हाथ काटेंगे। अच्छा। और सीधा वाला ही हाथ काटते हैं, सीधा हाथ काट देते हैं। फिर आपने मना कर दिया और फिर जज ने आप जेल में भेज दिए? नहीं, जज ने नहीं भेजा जेल। फिर वो मुझसे बोलता रहा कि तू एक बार बोल तो देख, मैं तुझे छुड़ा ले जाऊंगा। मैंने कहा भाई मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने चोरी की है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि मुझे इससे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, पुलिस वालों से ये बोल के चला गया। शाम के टाइम पुलिस वाले आते हैं, उस पुलिस वाले से मैंने बोला कि वो भाई कंप्रोमाइज़ करने से नाट गया, अब बता क्या होगा। तो बोला अगर उनने मना कर दी तो भाई मैं मजबूर हूँ, मैं तेरा चालान परसों बना के मैं तुझे जेल भेज दूँगा। तो मैंने कहा चल भाई जो तेरी मर्जी हो कर ले। जब मैं वहाँ से, उनने क्या किया, मुझे भाई अपनी हथकड़ी जेबरात पहना के उनने गाड़ी में बैठाला है, लेके गया जेल। उधर कागज उगज बनवाए जेल में डालने के लिए। और बाकी ये मेरा जो मोबाइल था, पर्स था, ये एक अमानत नाम की जगह होती है, अमानत करके जहाँ पर लोगों की अमानतें रखी जाती हैं, वहाँ जमा करवा दिया। अब भाई उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जेल है और इधर को चलो। वहाँ लेके गए, उनने तो वहीं पर हथकड़ी खोली और खोलने के बाद पैर की बेड़ी खोली और वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था, उसमें पूरा हमारा चेक इन हुआ,
कि कोई मोबाइल वोबाइल तो नहीं है, पूरा तरीके से पूरा नंगा उंगा करके और बढ़िया करके चेक करके उन्होंने एक नीले कलर की वहाँ पर जैसे अपनी यहाँ वर्दी सफ़ेद ब्लैकधारी, वहाँ प्योर ब्लू जैसे ये कलर है, ये वाले कलर की वर्दी दे दी कि ये उठाओ अपनी और पहनो और चलो। कैदियों की वर्दी पड़ी रहती है, मैली कुचैली हर हाँ, गंदी बंदी। हाँ, और मिलनी एक ही एक है। अब वो हमने ली भाई, उठाई हमने पहनी, पहनने के बाद जो मुझे सबसे सही दिखी मैंने तो वो उठाई और पहनी। पहनने के बाद चप्पलें उतरवा के फेंकवा दी। अब जब वो उस लेके गए कमरे की तरफ को लेके गए तो इतनी तेज धो और नंगे पैर, 50-55 डिग्री जहाँ टेम्परेचर, भाई 100 मीटर चलवाया उन्होंने पैदल। और पैदल चलने की कंडीशन ये देखो कि एक बेड़ी मेरे पैर में पड़ी हुई है, एक दूसरे के पैर में पड़ी हुई, बंदा भाग भी नहीं सकता भाई। 100 मीटर कैसे चले, उस 100 मीटर के जरिए मेरे पैरों में छाले आ गए थे, आंखों में से खून निकला होगा बिल्कुल। भाई कैसे पहुंचा मैं वहां तक जहां वो मुझे लेके जाना चाह रहे थे। करीब 70-80 बंदे थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, लाइन से बैठ जाओ, ऐसे बैठ गए भाई, एक एक कंबल दिया वहाँ, और ये बाल उल की कटिंग, वहाँ एक नाई उनने बाल उल काट दिए बढ़िया करके और वहाँ पर उनने बैठाल दिया। फिर पुलिस वाला आया, फिर उसने 100 मीटर फिर चलवाया उसी धूप में। क्यों? उस छोटे वाले कमरे में ले जाने के लिए। अच्छा, इस्तकबाल जिसको जी, बोलते जी। हैं कि चलो इस्तकबाल, हाँ। हमारे यहाँ रिमांड बोला जाता है। अच्छा, उसके बाद उन्हें फिर चलाया? हाँ चलाया, वो छोटे वाले कमरे में लेके पहुंचे। और कमरा इतना बड़ा कि साहब लंबाई उसकी 6.5 फुट और चौड़ाई 8 फुट के करीब पकड़ लो। उसी में उन्होंने एक छोटा सा बाथरूम बनाया हुआ, उसकी 2-2 फीट ऊंची दीवारें, यानी कि बंदा अगर बैठ के भी लंबा आदमी देखे तो देख ले यहाँ के अंदर कौन बंदा बैठा हुआ है। और उसी के अंदर सोना, सबसे बड़ी बात ये। कितने आदमी उसमें? 8 आदमी। 8 आदमी कैसे सोएंगे उसके अंदर? भाई 4 आदमी सोते थे, 4 लाइन लगा के बैठते थे, फिर वो उठते थे, वो लाइन लगा के बैठते थे। कितने घंटे सोते? सोना ही सोना था पास। वहाँ सोना क्या, नींद किसको आती थी भाई, गर्मी इतनी थी। एसी नहीं था उसमें? एसी यानी कि 4 रूमों के हिस्से में, यानी कि वो जो छोटे छोटे हैं 4 रूमों के हिस्से में एक एसी लगाया हुआ था, वो भी रूम के बाहर। रूम के बाहर एसी क्या काम करेगा भाई, एसी रूम के अंदर काम करेगा। और खाने में लिमिटेड खाना मिलता था, यानी कि शाम को थोड़ा सा दे दिया, सुबह को तो एक रोटी। पानी कैसे मिलता था? पानी पूरे दिन में 1 लीटर पानी, 1 लीटर भी नहीं होता था, 900 ml एक आदमी का? एक आदमी का 900 ml पानी आएगा। अब 900 ml पानी यार, आदमी खाते खाते अगर सुबह का खाना खाएगा तब 900 ml पानी पी जाएगा। सुबह को 900 ml पानी दे दिया, उसके बाद तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। मर जाओ। गर्मी कितनी थी? गर्मी बहुत ज्यादा भाई। उस रूम का टेम्परेचर 40-45 रहता होगा, यानी कि जो 4 रूम एसी कवर कर रहा था तो 40 के डिग्री तक ले आता। उसके बाद पानी, जब प्यास लगती थी हम लोगों को तो हम लोग प्यास से चिल्लाते थे कि भाई कोई पानी दे दो, तो पानी कोई नहीं देता था। तो सऊदी जो लोग रहते हैं, जब आप उनसे पूछेंगे, जब गर्मी होती है वहाँ, जब पानी नहीं आप लेते हैं तो मैं तुम्हें बताऊं, जब मैं नहाता था, जब मैं जेल से बाहर था, मैं नहाता था तो मुझे 2 लीटर बर्फ़ डालना पड़ती थी, इतना गर्म पानी आता है टंकी में। इतना गर्म पानी आता है कि 2 किलो बर्फ़ डालने के बाद पानी ठंडा करता था 20 लीटर पानी में। तो अब इतना गर्म पानी आदमी कैसे पिएगा, कैसे नहाएगा, क्या करेगा, बड़ी दिक्कत होती थी वहाँ। तो हम लोग क्या करते थे, वो जो 900 ml वाली बोतल मिलती थी उस बोतल को भरते थे, फिर उसी जो हमें कंबल दिया हुआ था उस कंबल में से एक टुकड़ा काटा हुआ था हमने, जो ताकि पूरी बोतल के ऊपर लिपट। वही गर्म पानी क्या है, जब किसी कपड़े पर डाल दोगे तो ठंडा हो जाता है, वही गर्म पानी उस कंबल पर डालने के बाद फिर हम बोतल को लपेट कर बांध देते थे। थोड़ी देर उसमें हवा लगती थी, पानी ठंडा हो जाता था। इतना बदबूदार पानी होता था कि हमारी नालियों का पानी अच्छा होगा, वो पानी पी के हमने गुजारा किया। 8 दिन मतलब एक एक मिनट, एक एक घंटा आपने मतलब ऐसा काटा कि जीवन का नरक काटा। और बस क्या था कि एक जो 8 बंदे थे एक दूसरे की शक्ल देख के जी रहे थे। वो भाषा समझ में आती थी?
नहीं, उन 8 लोगों में से 3 बांग्लादेशी थे, वो बेचारे थोड़ी थोड़ी हिंदी जानते थे, 1 पाकिस्तानी था, 4 वो थे, 5वां मैं, और 1 यमनी, 2 सऊदी। अच्छा, हाँ, ये 8 लोग थे। तो आपस में बहसबाजी को लड़ाई का विषय भी हुआ? कोई भाई, वहाँ आदमी को अपनी पड़ी है, वहाँ कौन लड़ाई लड़ेगा? उस छोटे से कमरे में क्या लड़ाई लड़ेगा आदमी? यानी कि जेल में उसी टाइम आया हुआ होता है, उससे पहले वो जेल नहीं काटा हुआ होता, वो खुद इतना खौफ में होता है कि वो क्या करेगा। हम तो भाई 18 दिन काट कर आए थे ना वहाँ, हमें तो चलो 18 दिन का तजर्बा हो गया था, लेकिन जो वहाँ पकड़े गए तो वो तो डायरेक्ट उसी कमरे में आ रहे थे, वो तो डायरेक्ट उसी कमरे में आ रहे। जो पाकिस्तानी था उसके ऊपर नकली इकामे का केस था कि इसके पास इकामा जो है वो नकली है, डबल इकामा, एक असली है एक नकली है, तो नकली इकामा क्यों बनाया, ये केस था उसके ऊपर। तो भाई उन लोगों को वहाँ कौन लड़ेगा और कौन भिड़ेगा? वहाँ अपनी अपनी पड़ी है कि भाई 8 लोग हैं, बाकायदा कंप्रोमाइज हो गया कि 4 पहले ये सोएंगे, जब तक ये नहीं उठेंगे हम नहीं सोएंगे, और जब हम सो जाएंगे, जब तक हम नहीं उठेंगे तब तक ये नहीं लेटेंगे। और जब सवेरे फ्रेश होने जाते थे तब क्या? सवेरे फ्रेश होने के लिए जाते थे तो 4 सो रहे हैं भाई, वो उठे अपने अपने एडजस्ट कर लेते थे कि भाई तू चला जा जल्दी जा। बदबू कितनी होती थी? बदबू भाई बहुत होती थी, बड़ी दिक्कत होती थी उसके अंदर, इतनी बदबू होती थी कि आप रुक नहीं सकते। लेकिन भाई क्या है, आदमी मर तो सकता नहीं। चीखे भी मारते थे? चीखे क्या, उन्होंने जो गेट थे ना हमारे, चीखे मारने का मतलब ये था कि हमें पुलिस वाले को बुलाना है, किसी अफसर को बुलाना है जो जिसकी ड्यूटी है, उससे हमें कोई किसी चीज़ की नीड है। तो हमारे बुलाने से तो आता नहीं था। तो क्या था कि 10 इस लाइन में कमरे हैं, 10 सामने वाले में, एक गैलरी है बीच में। तो एक दूसरे से बोल दिया कि भाई उन ताले नहीं लगे हुए थे, उनके हथकड़ी डाल रखी थी गेटों में, लोहे के गेट थे, हाथ बाहर निकल जाता था, उससे हथकड़ी बजा सकते थे। तो 20 रूम की जब हथकड़ियाँ ऐसे करके बजती थी, शोर होता था? बहुत शोर, जैसे कि साले ढोल बज रहे हैं। अच्छा। तब पुलिस वाला भागता हुआ आता था, क्या बात है क्या बात है। तो उससे कहते थे कि कुछ नहीं, गर्म पानी दे दे जो पीने वाले। अच्छा, वहाँ एक ये सुविधा थी कि उन्होंने चीनी और पत्ती लिप्टन वो दे रखी थी, हर रूम के अंदर 1-1, 1.5 किलो रख देते थे, ख़त्म नहीं होने देते थे कि बंदे, गर्म पानी पुलिस वाला देगा आपको और आप अपनी चाय बनाओ लिप्टन वाली, वो पी सकते हो। लेकिन गर्म पानी भी होती, तो जब गर्म पानी लेना होता था तो ये वो वैसे तो देता नहीं था, जब हथकड़ी बजती थी दाड़ दाड़ दाड़, तब वो आता था, गर्म पानी दिया, फिर अपने लिप्टन डाली, चीनी डाली, घोली और उसको पी गए। तो वो 8 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे गुजरे वहाँ पर। फिर उसके बाद हमें तो कुछ जानकारी नहीं, तो हमने क्या लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी में ही रहना है। तो वहाँ जो सऊदी था, 8 दिन में बड़ी लगने लगी थी वो? नहीं, बड़ी भी नहीं लगने लगी। आगे अब तो 8 दिन हो गए, एडजस्ट हो गए? नहीं, एडजस्ट नहीं हो गए। तो हमने, जो वहाँ बंदा था सऊदी था, तो मैंने कहा इसको ज़्यादा तजर्बा होगा, इसका देश है, तो मैंने उससे कहा कि भाई क्या हम इसी में ही रहेंगे? तो वो बोलता नहीं भाई हम इसमें नहीं रहेंगे, अभी कल परसों में हमको जो है वो बैरिंग में ले जाया जाएगा। तो मैंने कहा वो कैसा है? तो वो बोलता है कि वो बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ पर LCD वगैरह लगी हुई है, टेलीफोन भी है और दुकान भी है परचून की, बकाला बोलते हैं उसको। बोले बकाला वकाला सब कुछ है, वहाँ कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने ठीक है भाई। तो उस कमरे में से 8 दिन बाद निकाल? 8 दिन के बाद निकाल दिया। तो वहां जब गए आप उस हॉल में, हाँ। बैरिक में जब गए, तो बैरिक का माहौल कैसा था? वहां कितने थे? एक बैरिक में कितने आदमी? उस बैरिक में उस टाइम तकरीबन 250 आदमी थे। और माहौल ऐसा था कि जब मैं उसके अंदर पहुंचा हूं, तो जब गेट के अंदर मैंने एंट्री की बैरिंग के, तो मैं यार जेल में आया हूं या पागल खाने में आया हूं, मैं ये टेंशन में पड़ गया। ऐसा क्या? कि एक बंदा वहाँ बैठा हुआ दीवार को देख के हंस रहा है, कोई उधर पागलों की तरह पड़ा हुआ है, कोई अकेले ही बातें करने में लग रहा है। मैं क्या यार, क्या झाड़ है, क्या मुसीबत है, बंदे ऐसे क्यों? फिर मैंने 1-2 लोगों से मुलाकात करी, मैंने कोई इंडिया पाकिस्तान का या बांग्लादेश का जो हमारी भाषा जानता, हिंदी वाला वो कोई? हाँ, तो कोई है तो पता चला। जब तक आपको भी भाषा आ गई होगी चल थोड़ी बहुत? नहीं, मैं बोलने लग गया था, ठीक ठाक बोल लेता था। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद मैंने कहा भाई कोई पाकिस्तानी, एक सऊदी से पूछा, तो बोला कोई नहीं है। अच्छा, तो बोला जो एक बंगाली है, तो उसको 3 महीने हो गए थे वहाँ रहते हुए। तो मैं उससे पूछा तो उसको हिंदी नहीं आती थी, बांग्लादेशी था, इससे भी क्या हुआ लगा। लेकिन सर लालची बहुत तगड़ा था मुझसे, बस उसको बस एक चीज़ आती थी, पैसे हैं तेरे पास? मैं क्या करेगा? तो
तो अरबी में बोला यार कुछ दुकान तक खाने के लिए दिल कर रहा है, मुझे 3 महीने हो गए। मैंने मेरे पास भाई वो जो 200 रियाल उनने दिए थे बस मैंने कहा वो भी कार्ड में है, कार्ड में डाल दिए उन्होंने। मैंने वो कार्ड में है, कार्ड कर मिलेगा तो खा लियो, कोई बात नहीं। अच्छा, वहाँ की जेल में गैंग होती है गैंग? जैसे इंडिया में है, जेलों में गैंग होती है अपनी अपनी सब बदमाशों की, हाँ वहाँ भी ऐसा है? ना, गैंग नहीं, जैसे कि गैंग नहीं होगी, दोस्ती हो जाती है। जैसे कि आप आए, वहाँ मारा पीटी भी होती है जेल में? हाँ बहुत बहुत मारा पीटी होती है। ऐसे जैसे कि मान लो आप बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूँ, बातों बातों में लड़ जाएंगे, तो जो आपके लोग हैं, आपके यार दोस्त हैं, वो मुझे थप्पड़े आएंगे, और मेरे यार दोस्त हैं वो पूरा, यानी कि ऐसे जैसे कि घोड़े गधे लड़ रहे हों। फिर इस कानून उनके ऊपर भी कोई कानून है? हाँ, उनके ऊपर ये है कि कैमरा लगा हुआ है, तो एक बंदा जो है, एक पुलिस वाले की ड्यूटी उसी कैमरे पे ही है, हर बैरिंग के कैमरे पे है। जैसे ही वो देखेगा कि हाँ वहाँ लड़ाई चल रही है, तुरंत कैप्टन को वो वीडियो जाएगी, और वीडियो कैप्टन को तुरंत आएगा, और तुरंत पुलिस वाले को बोलेगा देखो जाके लड़ाई हुई है। जैसे ही लड़ाई हुई, जितने बंदे उसमें शामिल होंगे तो वो क्या करेंगे कि जैसे कि मान लो मेरा उसमें उस जेल में 25-30 बैरिंग बने हुए हैं, तो वो देख लेंगे कि हाँ ये 15 बंदे लड़े हैं, तो इस बैरिंग से निकालेंगे, 2 बंदे दूसरे बैरिंग में डालेंगे, दूसरे में डाल देंगे, दूसरे में डाल देंगे, 2-2 करके अलग अलग उनको अलग अलग कर देंगे कि तू इनके साथ रहेगा ही नहीं। और फिर उनकी जो सज़ा जो होगी वो ये होगी कि या तो जैसे कि मान लो कोर्ट के जरिए वो उन जो पेपर मिला है, जैसे 1 साल की सज़ा, पुलिस वाले उसको 1.5 साल कर देंगे। ये हरामी है, इसकी पैसे जो है वो बढ़ाओ। मुझे क्या नाम, उसके बाद जो बैरिंग था, बैरिंग के अंदर कोई इंडिया का बंदा नहीं, कोई पाकिस्तानी नहीं, बड़ा जान चक्कर में पड़ गई। फिर नेपाली आया। तो वो नेपाली आया, वो नेपाली के ऊपर कोई केस था? हाँ, नेपाली के ऊपर केस था। कैसे बना वो केस? वही केस बताया, वही ना जिसमें बारे में हमारी बात हुई थी? हाँ, वो उसके केस के बारे में बताओ। हाँ, तो नेपाली जो बेचारा वो सऊदी में ड्राइवरी कर रहा है, तो रास्ते में पुलिस खड़ी हुई थी, और सऊदी की पुलिस जो है किसी को भी रोक सकती है, कुछ भी कर सकती है। मैं आपको एक बात और बताऊंगा, पहले ये नेपाली की बात। तो नेपाली ने क्या किया, नेपाली को जब उनने हाथ दिया तो वो बोलता है कि भाई अपनी गाड़ी के इस्तेमारा दे, तामीन दे, फाज दे, अपना रुखसा दे, और इंडियन भाषा में लाइसेंस दे, लाइसेंस, इंश्योरेंस दे, गाड़ी की आरसी दे, सब मांग लिया, और अपना इकामा जो आइडेंटिटी है वो दे। उस बंदे ने क्या किया, अपना पर्स निकाला, और पर्स में से इकामा यानी जो वहाँ की आइडेंटिटी और ड्राइविंग लाइसेंस जब वो निकाल रहा था, तो उसके बीच में 50 रियाल, वहाँ का 50 का नोट उसके बीच में चिपका हुआ था। उसने भी ध्यान नहीं दिया, जल्दी में निकाल के दे दिया। हाँ, चिपक जाते हैं कई बार पैसे। अब वो पुलिस वाले ने जब वो देखा तो बोलता है कि तू मुझे रिश्वत दे रहा, तो वो बोलता ना मैं रिश्वत नहीं दे रहा, वो धोखे से चला गया। रिश्वत लेती है वहाँ की पुलिस? ऐसा है ना, अगर उसने हमें फांसना है तो वो हमसे रिश्वत नहीं लेगी, लेकिन लेती है। हाँ, रिश्वत के केस में बंदा, हम सऊदी का ही बंदा, पुलिस वाला जेल में बंद था, खुद लेते हुए पकड़ा गया था। दुबई से वो शराब डिपोर्ट करा रहा था, बॉर्डर पर पुलिस अफसर था वो, तो वो उसको 25 साल की सजा हुई थी। कोई बोलता था कि गला कटने का हुक्म है इसका, बाकी मुझे नहीं पता। अगर रिश्वत के जुर्म में फंस जाओगे तो गला काट देंगे? गला काटेंगे नहीं, उसके ऊपर जो केस था वो डबल हो गया ना। एक तो पैसा लेगा, रिश्वत ले ली, दूसरी चीज जो स्मगलिंग है ना, शराब और आपकी या ड्रग्स की, वो स्मगलिंग करा रहा था, तो डबल केस हो गया उसके ऊपर। तो हो सकता है कि उसका गला कटने का हो, लेकिन लोग ये कहते थे कि 25 साल की सजा हुई है इसको। आपने कभी ऐसा, आपके सामने कभी ऐसा हुआ कि किसी का गला कटा है? गला कटेगा दोस्त बताएंगे नहीं। हम लोगों को ये बहाने बना दिया जाता है कि जो लोग जेल के अंदर हैं वो घबराए ना कि भाई उसका बैरिंग चेंज कर दिया, ये बोल करके। और जिसका गला वो काटेंगे तो उनके पास एक तरकीब है, उसको भी नहीं बताएंगे कि तेरा गला कटेगा आज। वो उसको बहाने से लेकर जाएंगे, बुलाएंगे कि भाई चल तेरा मेडिकल होना, तुझे बहुत टाइम हो गया, मेडिकल जांच होगी। वहाँ ले जाके उसको एक इंजेक्शन देंगे, फिर बेहोशी का इंजेक्शन? बेहोशी का नहीं, यानी कि अपना वो सुन्न पड़ जाता है, कुछ कर नहीं सकता, यानी कि वो चलेगा फिरेगा, लेकिन जो हरकत होती है इंसान के अंदर, हरकत करना बंद कर देगा।
अच्छा। हाँ तो और वो गला काटे हैं, कहाँ ले जाके? यानी कि चौक चौराहे पे काटते हैं? ना चौराहे पे नहीं, आजकल तो उन्होंने जेल के अंदर ही बनाया हुआ है सारा सिस्टम। पहले जो था चौक होता था। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं वो लोग? अच्छा, मतलब उसको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं कि चल पड़ेगा पर ताकत खत्म हो जाएगी शरीर के अंदर से। यानी कि तुम्हारा माइंड वो हो जाएगा, वो अगर बोलेंगे कि खड़ा हो तो तुम खुद खड़े हो जाओगे। वो तुम बोलेगा कि अपनी गर्दन नीचे, ऐसा इंजेक्शन होता है। वो बोलेगा ना पुलिस वाला कि भाई अपनी गर्दन नीचे कर, तो तुम ऑटोमेटिक करोगे। अच्छा, ये जो गर्दन काटने वाला काम कौन करता है? ये जल्लाद होता है वहाँ। अच्छा। हाँ, वो काटता है। और काटने के बाद पता नहीं, लेकिन लोगों ने बताया कि जैसे ही वो गर्दन आपकी काटेगा तो पुलिस वाला तुरंत एक उसके जल्लाद के गन रख देगा यहाँ पर। हाँ। गन रख देगा और तुरंत पहले उसके हाथ में जो तलवार होगी वो छीनेगा, और छीनने के बाद उसको तुरंत दूर ले जाएगा। फिर एक कमरे में उस जल्लाद को बंद कर दिया जाएगा 6-7 घंटे के लिए। क्यों? बोलते हैं कि उसके सिर पे खून सवार हो जाता है, फिर वो कुछ और भी कर सकता है, ऐसा कुछ बोलते हैं वहाँ। तो वो जो नेपाली था अपना, तो वो बोलता है कि पुलिस वालों से कि नहीं मैं तो रिश्वत नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उस बेचारे के ऊपर जबरदस्ती इल्जाम लगा कि नहीं तू मुझे रिश्वत दे रहा, मुझे रिश्वत दे रहा है। यानी कि हो सकता है वो प्रमोशन लेना चाह रहा हो कि मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ, देखो प्रमोशन लेना चाह रहा हो, और उस बेचारे गरीब को फांस दिया। कितने दिन की सजा हुई इसका? अभी वो 2 महीने बेचारा रोता रहा। कभी घर पर बात कर लेता था, हम लोगों में मुझसे ही बजाते, क्योंकि हिंदी में ही जानता था, मुझसे आकर बैठ कर बातचीत कर लेता था। तो 3 महीने के बाद उसको कोर्ट लेके गए, और 3 महीने के बाद वो उधर से आया तो मुंह लटकाया हुआ, मैं क्या हुआ भाई? तो बोलता है कि मुझे 1 साल की सजा हुई। मैं झूठ बोल रहा। अबे 1 साल की सजा क्यों होगी? एक 50 रुपए के ऊपर 1 साल की? 1 साल की 3 महीने 1 साल की सजा? हाँ। तो मैंने क्या यार क्यों झूठ बोल रहा है? बोले हाँ। और फिर आपने सोचा होगा यार मेरे पास तो 5 किलो सोने का है। नहीं, मुझे उस टाइम पता नहीं था कि मेरे ऊपर 5 किलो सोने का। अच्छा, आपने कितना टाइम लगा जेल में? जेल में मुझे लगे 5 महीना 20 दिन तो उस जेल में लगे, और 19 दिन वो, यानी 6 महीने। 6 महीने के बाद हाँ। फिर आपको जज के सामने पेश कराया? हाँ। तो फिर जज साहब से क्या बोला आपने, क्या बात हुई? जज साहब के सामने जब मुझे पेश किया गया तो पहले तो जब पहुंचा, उनने सलाम दुआ हुआ। बोलता है कोई वकील है तुम्हारा? तो मैंने कहा साहब मेरा कोई वकील नहीं है, मैं तो गरीब आदमी, कहाँ से वकील लेकर आऊँगा। तो बोलता ना तूने 5 किलो सोना है तेरे पास। जब उनने बोला तब मुझे पता चला कि मेरे ऊपर 5 किलो सोने की चोरी का केस है। तो बोला तेरे ऊपर 5 किलो सोना, तू काहे का गरीब है? तो मैंने साहब मेरे पास नहीं है 5 किलो सोना। तो बोला वकील नहीं है? मैंने कहा वकील नहीं है। तो बोला कैसे करोगे? तो मैंने कहा साहब मैं अपना मुकदमा खुद लड़ूंगा। तो बोला अरबी आती है? मैंने कहा नहीं आती है। आती है लेकिन थोड़ी आती है, तो मुझे ट्रांसलेटर चाहिए। कोई बात नहीं, साथ के साथ ट्रांसलेटर दे दिया? हाँ, तुरंत ट्रांसलेटर भी वहीं बैठे रहते हैं। ट्रांसलेटर आया, ट्रांसलेटर को वो बताता था। तो उन्होंने पहला सवाल किया कि आपके ऊपर एक इल्ज़ाम है चोरी का, और उसने बाकायदा आइटम गिनाए कि इतने कंगन थे, इतने हार थे। हाँ, सब बता दिया। हाँ, वो मेरे पास जजमेंट रखे हुए हैं, 12-13 कमर की बैड, ये वो अंगूठी। तो बोलता है जो 5 किलो बनता है, और आपने चोरी की है या नहीं की है? मैंने कहा साहब मैंने चोरी नहीं की है। वो फिर बोलता है कि न्याबा एक दलील देता है कि आप चोरी करके भाग रहे थे। तो मैंने कहा साहब मैं चोरी करके भाग नहीं रहा था, मैं दर्शन करने के लिए गया हुआ था। तो बोले जब आप दर्शन करने के लिए गए थे तो अपने कफील को बता के गए थे? मैंने कहा हाँ बता के गया था। कैसे बताया था? मोबाइल से बताया, मैंने ना फेस टू फेस बताया था, और उन्होंने मुझे इजाज़त दी थी जाने की। अच्छा, वो एक बात जो थी वो ये थी कि मैडम ने मैंने एक बार मैडम को बोला कि मैं उम्रा करने के लिए जाऊँगा, तो दर्शन के लिए जाऊंगा। तो मेरी मैडम ये बोली थी, ये रोड पे जो चक्कर है ना गोल, बोलती इसके 7 चक्कर लगा ले, समझ ले तेरी दर्शन ही हो गए और तेरा उम्रा ही हो जाएगा। क्यों? पता नहीं, और अपने आप को वो मुसलमान कहते हैं। कैसे मुसलमान है? मैं तो नहीं समझता कि वो लोग मुसलमान हैं। शराब पीते हैं साहब, और जबकि इस्लाम धर्म के अंदर तो शराब बिल्कुल बैन की गई।
तो उस टाइम एक शायर थे अहमद फराज साहब, उनका बड़ा शेर याद आता था, मैं तुमको सुनाता हूँ वो शेर। वो कहते थे कि पढ़ता हूँ तो कहती है खालिक की किताब, है मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब, उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, जो काबे की कमाई से पीते हैं शराब। तो बड़ा इस तरीके की उनकी हरकतें रहती थी। तो फिर जब वो जज ने मुझसे फिर सवाल किया, बोले आप के नियाबा ये दलील देता है कि आप चोरी करके भाग रहे थे। तो मैंने कहा मैं दर्शन करने के लिए गया था और मैं भाग नहीं रहा था, और मैं नियाबा में जो बस की टिकट थी वो मेरे पास रखी हुई थी, मैं उस बस की टिकट मैंने क्या मैं दिखा चुका हूँ, इतने तारीख को मैं निकला हूँ यहाँ से और इतने टाइम वहाँ पहुँचा हूँ और इतने टाइम आपकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार इस बेस पे किया कि मेरे हाथ में कपड़े थे और मेरे गांव से एक हाजी जी आए हुए थे जिनको मैं कपड़े देने के लिए जा रहा था कि मेरे घर पर ये सामान पहुंचा देना, लेकिन आपकी पुलिस ये समझी कि मैं इसका व्यापार करता हूं या काम करता हूं। इस बेस पे उन्होंने मुझे जेल के अंदर बंद कर दिया। और जब उन्होंने मुझे बंद किया तो आप वहाँ से इंक्वायरी निकलवा लीजिए कि मेरे पास क्या चीज़ बरामद हुई, ये बस मैं टिकट दिखा चुका हूँ। बोले ठीक है। बोले आप ये बताइए कि आपके कफील की जो औरतें हैं, आपने कभी उन्हें सोना पहने देखा? तो मैंने कहा साहब वो पर्दे में रहती थी। भारत भारत में हरियाणा